हेलो 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 हेलो। साध्वी, कंचन, हाँ ठीक है, जावेरिया, ईशान, स्मृति, अफान, जानवी, श्रुति, वो कहाँ है? दीप श्रेष्ठ, ऋतु, ईशान, हाँ ठीक है, ईशान फिर से आ गया, शैलजा, प्रियांशी आ गया, दीप श्रेष्ठ भी आ गया, तौसीफ, ठीक है, चलो ओके। तो कल की क्लास में तुम्हारा लॉयर जागा था, आज की क्लास में तुम्हारा नेता जागेगा तुम्हारे अंदर का। ठीक है, नेतागिरी करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास इलेक्शंस, हम इलेक्शंस ऊपर ऊपर से पूरा समझ लेंगे कि भाई कहानी क्या है। इस देश में जो चुनाव वुनाव हो रहे हैं हर साल कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, और अभी देखो बंगाल के चुनाव आएंगे, फिर अगले साल जो है शायद यूपी के चुनाव भी होंगे 2027 में, फिर उसके अलावा और जगह भी चुनाव चलते रहेंगे, केरला हो गया, और जगह भी चुनाव अभी हैं हाल में, बिहार का भी होके चुका था, फिर लास्ट ईयर हुए थे लोकसभा के चुनाव भी। तो ये सब इस बार अभी हम समझेंगे इस क्लास में, हल्की मोटी मोटी बात समझ लेंगे कि क्या क्या है। मेन जब क्लास आएगी प्रॉपर तब सब पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन ये अभी क्या है, ये आपका रिवीजन है। ये आपका जिनका कैटेगरी 1 का रिवीजन है, कैटेगरी 2 का आई ओपनर है, और कैटेगरी 3 के लिए ये बस एक व्यवहार है कि बस सुनना शुरू करो और ऐसा ऐसा होता है। गुजरात भी है, यस रौनक, बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। और आज की क्लास में पता है तुम्हारे साथ एक स्पेशल टीचर भी हैं, दो दो, लिली भी है और प्रिंस फिलिप भी हैं, दोनों इसी स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं उनको लास्ट में दिखाऊंगा। हम्म अंजलि की पहली क्लास है, तो एक बार अंजलि को एक बार बता दिया जाए कि हमारी पहली क्लास में कौन कौन आता है। तो हमारी पहली क्लास में ये भाई साहब भी आते हैं, देखो ये बैठे हुए हैं, इनका नाम है प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप है ये, है ना, और ये प्रिंसेस लिली, इनके लिलीबेथ के दोस्त हैं ये। चलो ओके, तो अब होगी क्लास शुरू आज से, अभी से, है ना। आ जाओ। अब भाई इलेक्शंस की बात करेंगे हम। अब इलेक्शंस में हमें क्या क्या देखना है आज जो इलेक्शंस हमारे होंगे। तो टुडेज एजेंडा, टुडेज एजेंडा, एजेंडा, आज का एजेंडा समझना है, लिखना कम है, ठीक है। नाउ पहला एजेंडा तो ये है, इलेक्शंस, इलेक्शन की इंपॉर्टेंस, इलेक्शन के बारे में, यही सब। चलो ओके, तो ये चीज हो जाएगी, इलेक्शंस, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज पे चलेंगे हम, इलेक्शन प्रोसेस। फिर हम ये समझेंगे कि भाई इलेक्शन में जो लोग जीत जाते हैं तो वो लोग कैसे कैसे जाते हैं ऊपर, क्या क्या करते हैं अपना। ओके नाउ, अब इसके बाद तीसरी चीज हम समझेंगे कि इलेक्शंस में जो चैलेंजेस है वो क्या है। चैलेंजेस, चैलेंजेस इन इलेक्शंस, कि इलेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम चलती है। तुम्हें पता है कुछ कुछ प्रॉब्लम जो तुमने कभी सुनी हो, देखी होगी, जब चुनाव होते हैं तो क्या क्या, देखो क्या क्या चीजें होती हैं। उस समय पे पैसा रुपया बढ़ता है, उस समय पे और चीजें बढ़ती हैं कई सारी, और लोग जो है एकदम वोट खरीदने के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं, वो सब होगा। फिर हम देखेंगे चौथी, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इलेक्शन प्रोसेस को सुधारने के लिए हम लेके आए हैं। हमने ट्राई किया है कि ऐसा हो जाए तो शायद इलेक्शन जो है हमारे वो फ्री फेयर अच्छे हों। ठीक है, एक चीज और मिस हो गई, वो है कि बॉडी विच कंडक्ट्स इलेक्शंस, बॉडी विच विच कंडक्ट्स या कंट्रोल्स, कुछ भी कह लो उसको, कंडक्ट्स इलेक्शंस, इलेक्शंस, ये सब हम देख डालेंगे आज की क्लास में, मोटी मोटी बात। नाउ चलते हैं आज क्लास में। अब क्लास की कहानी ये है, हाँ भाई क्या क्या लगता है, हाँ भाई तो तुम्हें क्या क्या लगता है कि भाई क्या क्या होता है जो इलेक्शन में गंदगी होती है, इलेक्शन में जो ऐसी चीजें होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो सब। नाउ पहले सोच के देखो, हम सब लोग, मैं, तुम, तुम्हारे फादर मदर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे सब लोग, ये सारे सब लोग, ये हम और तुम क्या चुनाव में हम जब जाते हैं, हम क्यों जाते हैं चुनाव में? भाई क्योंकि हमें सरकार को कंट्रोल करना है। जो भी, अब पहले के जमाने में तो राजा महाराजा होते थे, अकबर, औरंगजेब, सारे सब लोग ये सब होते थे। तो अब बिल्कुल आरुषि ने एकदम सही जवाब दिया है, मनी एंड मसल पावर चलती है इलेक्शन में, दिक्कत वहां है ना। अब जब पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे, उनके समय में तो राजा है तो राजा ही है वो, अब उसके बाद कोई प्रजा उनको हटाना चाहे नहीं हट रहे, क्योंकि राजा के पास क्या है, पावर है, सेनापति है उनके पास सेना है, उनके पास सारे बम गोले बारूद सब कुछ है। अब क्या होगा कि क्योंकि राजा
परमानेंट बैठा हुआ है चेयर पे, तो अब वो ना हटे ना सुने किसी की। ऐसे केस में हमने कहा ये तो बेकार सिस्टम है भाई, ये नहीं चाहिए। तो अब हम आगे चले, जमाना आगे बढ़ गया, औरंगजेब अकबर सबके जमाने लद गए, हो गया काम खत्म, अंग्रेज भी चले गए भाग भाग के। नाउ अब जो जमाना है वो क्या है, उसमें हम सिटीजन्स, हम और तुम सब लोग, हम लोग बिल्ले को छोड़ के, इसको प्रिंस फिलिप को छोड़ के, तो हम सब लोग तय करते हैं वोट देने के बाद कि भाई सरकार कैसे काम करे, सरकार ने हमसे क्या वादे पहले मांगे थे वोट देते समय, और अब ये वादे पूरे कर रही है कि नहीं कर रही है, यह क्वेश्चन है। नाउ इसके बाद हमने कहा कि बहुत बड़ी बात है ये तो, इसका मतलब है कि हम सब भारतीय, सब तरह के भारतीय, अंकल से लेके जवान से लेके दीदी से लेके भैया, सब लोग वोट देते हैं, जो भी 18+ है, और जो लॉ के कारण डिबार नहीं हुआ है वोट देने से, तो वो वोट देने लायक है तो वोट देगा। वोट देना सबका अधिकार है, ठीक है भाई, सब लोग वोट देते हैं। एंड व्हाट वी डू इज वी एंश्योर दैट वी हैव द कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। एक्चुअली में अगर हर भारतीय बात समझ जाए ना, तो फिर तो सरकार कोई गलत काम कर ही नहीं सके, नहीं कर सकती, ठीक है। नाउ अब देखो, मेरा ये प्रिंस फिलिप जो है ये बोतल गिराएगा आज। अरे पानी बोतल भाई रहने दे, मत गिराए, रहने दे भाई, पीना है, चलो। नाउ व्हेन वी वोट, व्हेन, इसको लेते हैं अलग कलर से, व्हेन वी वोट, अरे तो भैया रहने देना, व्हेन वी वोट we ensure that those who rule shall rule in accordance of people's choices। कि भाई जनता की मांग है, जनता ने चाहा कि हमें नेता ऐसा चाहिए, तो भाई ठीक है वैसा नेता मिल गया। जनता की मांग यही थी, जनता की मांग ये थी कि भाई हमें नेता जो है पढ़ा लिखा चाहिए, पढ़ा लिखा मिलेगा। जनता की मांग है हमें हमारा नेता जो है अंगूठा छाप हो, अंगूठा छाप मिलेगा। जनता जो चाहती है, पार्टियां और जो हमारे प्रत्याशी होते हैं वैसे ही खड़े होते हैं वो लोग। नाउ अब इसके बाद इलेक्शंस जो होते हैं ये हमारे डेमोक्रेसी का ऑपरेशनल कोर है। इलेक्शन हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी सलामत है, थोड़ी बहुत तो है ही, रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी। नाउ अब हम कहते हैं भैया वोट देना सबका काम है। देखो वो ले गया, फॉर्म ले गया उठा के, तो ये पता कौन सा फॉर्म ले गया, अरे ये बहुत बड़ा फॉर्म ले गया उठा के, जो ये लगे होते हैं स्टूडियो में फॉर्म सारे। तो अब क्या होगा कि भाई जब ये डेमोक्रेसी में हमें क्या करना है, हमें जितने भी लोग हैं जो 18+ हैं और जिंदा हैं वो लोग वोट दें किसी भी हाल में। वोट अपना तुम्हें जिसको मन करे दे दो, किसी एक को भी, नोटा को वोट दे दो, किसी को मत दो वोट, ठीक है ना। ये इलेक्शन करने जरूरी है। क्या है इलेक्शन, कैसे हो रहे हैं इलेक्शन, क्यों चाहिए इलेक्शन, मेन काम ये है। नाउ अब हम कहते हैं इस इलेक्शन से होता क्या है। इलेक्शन से होता ये है कि भाई क्योंकि हमें देश में हमने सब तरह के लोग देखे हैं, कोई व्हीलचेयर पे हैं, कोई अंकल हैं, कोई दीदी हैं, कोई भैया हैं, कोई अंकल हैं, कोई और हैं, सब तरह के लोग हैं। ये सब तरह के लोगों का अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए हम एक व्यक्ति को चुन के या कई सारे व्यक्तियों को चुन के भेजते हैं ऊपर कि जाओ भाई तुम लोग लोकसभा में जाके बैठो, राज्यसभा में जाके बैठो, जहां भी तुम लोग को बैठना है बैठो, हमारे लिए अच्छे अच्छे कानून बनाओ, क्योंकि भैया हम पे काम बहुत है, हमें और तुम्हें बहुत काम है। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, आपके फादर मदर को नौकरी पे जाना है, काम करना है, दुकान पे जाना है, ये दिक्कत है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारा प्रतिनिधि जाए, जाके काम कर ले ये, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा अब क्या हो सकता है इसमें, और हमने कहा जो नेता हम ढूंढ के रखे हैं, जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है, वो नेता जब वो ऊपर जा रहा है तो वो अपने वादे पूरे कर दे जो उसने पहले कही थी, जो उसने अपने इससे वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले जो उसने कहा था, मैनिफेस्टो में लिख के दिया था कि अरे साहब एक बार मुझे जिता दो सारे सब लोग, आप मोहल्ले वासियों, मैं आपके बढ़िया एकदम ऐसा यहाँ पे लॉन बना दूंगा, पार्क बना दूंगा, बच्चों के क्रिकेट मैदान बना दूंगा और स्ट्रीट लाइटें जलवा दूंगा और ये करा दूंगा। इसके बाद में जब वो जीत के जाएगा तब आप उससे बोलोगे कि नेताजी जरा नीचे आओ, आप तो कहे थे कि यहां लगा दोगे सीसीटीवी कैमरा, आप तो कहे थे यहां बनवा दोगे लाइब्रेरी, कहां है लाइब्रेरी। तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हुई। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हुई किसकी, उसकी, किसकी, उस नेता की जो जीत के गया है। नाउ इसके बाद प्रोवाइड्स द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। अगर इलेक्शंस ना हो तो क्या होगा, तो पता क्या होगा, तो ये होगा, तो ये होगा जो हुआ यहां पे। एक सरकार थी, प्रॉपर सरकार, वहां पे जो है, वहां पे आर्मी उठी एक दिन, आर्मी ने कहा लाओ चलो आज से सारी सत्ता हमारी है, हम जीत गए, और वहां कोई इलेक्शन नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, वहां पे मिलिट्री जनता रूल लागू हो गया। फॉर एग्जाम्पल
ये पड़ोसी छुटकू, इस पड़ोसी को लगता है कि बहुत ज्यादा होशियार है, तो इनका क्या होता, कोई सरकार बेचारी चुन के आती है, इमरान खान हो कोई और हो, फिर एक आर्मी जनरल आता है, वो कहता है चलो इमरान खान तुम जाओ जेल में, आज से हम चलाएंगे देश को। वो आर्मी चला रही वहां पे देश। मतलब क्या हुआ, ये पीसफुल पावर ऑफ ट्रांसफर नहीं है, ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है। यहां पे हो रही है लड़ाई दंगा, यहां पे लोगों की जान चली गई, ऐसे में कई लोग चले गए बेचारे, तो इनकी कोई गलती नहीं थी जिन लोगों की, भैया जो लोग बेचारे चले गए। अब हम कह रहे हैं कि ये काम हमें नहीं चाहिए हमारे यहां, तो हमारे यहां क्या होगा, हमारे यहां पे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। फॉर एग्जाम्पल 2014 से पहले एक जो सरकार थी वो कौन सी थी, यूपीए सरकार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें कांग्रेस एक मेजर पार्टी थी। उनके मुखिया कौन थे उस सरकार के, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार का टेन्योर खत्म हुआ, लोकसभा का जब विराम लगा, नई लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए और एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, बिना कोई दंगा फसाद के, बिना कोई ऐसे वायलेंस के। ऐसा होता है। चलो साहब, नाउ इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिलती है। क्या यूनाइटेड नेशंस, क्या डब्ल्यूएचओ, क्या यूनिसेफ, यूनेस्को, ये लोग तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियल मानते हैं। तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, इन अफगानिस्तान। भाई अफगानिस्तान में हुआ क्या है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में, तुम यस सर कह रहे हो जतिन, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यूएस के जैसे ही ट्रूप्स वापस गई, वहां पे जो जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, हामिद करजई थे, कौन थे वो जो थे, तो अब क्या हुआ, वो एकदम बेचारे भागे रातों रात, उनको पता था कि तालिबानी आ रहे हैं काबुल पे हमला करने। और इसके बाद क्या हुआ, तालिबान के लोग आके अंदर बैठ गए गद्दी पे, और उसमें अंदर आ गए, उसमें सीधे किले में, और अपने बिल्कुल अपना बढ़िया उन्होंने तंबू वंबू गाड़ दिया पूरा। तो दैट मीन्स ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस हो, डब्ल्यूएचओ हो, सार्क हो, आसियान हो, ये लोग हो, ये सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस समय जो कंट्रोल कर रहा है वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है। हां उसने कब्जा कर रखा है इसके भाई पूरे काबुल के हर जगह पे, लेकिन वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है भाई, वो लोगों के द्वारा चुन के नहीं आई है, ठीक है, चुन के नहीं बैठी है। तालिबान लोगों की मर्जी से वहां नहीं बैठा है। लोगों की मर्जी से कौन बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, क्योंकि लोगों ने वोट देके जिताया है मोदी जी को, वो पीएम है। नाउ इधर क्या कहानी, इधर तो ये लोग आए, जितने ज्यादा बंदूकें ले गए, तान के और एकदम लगा दिए, दाग दिए हर जगह, और जाके ऊपर जाके बैठ गए। तो अब ये जो हुआ, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, नहीं है। तो इलेक्शंस क्यों होते हैं, इलेक्शंस होते हैं ताकि एक सरकार को लेजिटिमेसी मिल सके। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जब कहीं बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें सम्मान से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप इंडिया के लोगों की चॉइस हो। आप 150 करोड़ भारतीयों में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें से मेजोरिटी आप जीत के बैठे, इसलिए आपका सम्मान है। यहां तो सम्मान इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान पूरा एकदम दाग देंगे, हर जगह यहां तो लड़ाई दंगा हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे जो है शांति, इसलिए भैया ऐसे कह रहे हैं, अरे जैसे भी तालिबान को बुला के बात तो कर लो कम से कम, क्या हो रहा है वहां पे। तो अब ऐसे नाउ इलेक्शन से क्या होता है, पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है वो एक्चुअल में पॉलिटिकल पावर बन पाती है। ये आपको दिख रहे हैं बीच में फोटो, अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी कौन थे, कोई आईआरएस ऑफिसर थे, आईआरएस ऑफिसर से भैया ये रिटायर हो गए, अपना हट गए वहां से, वीआरएस हो गए। उसके बाद इन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट 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 करप्शन। ये कैसे कर पाए, क्योंकि संविधान ने एक फ्रीडम दे रखी है कि आप क्या कर सकते हो, आपको एक फ्रीडम है, आपको इक्वालिटी मिली हुई है, कौन सी, पॉलिटिकल। हर व्यक्ति के पास आजादी है कि उसको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल सके। एवरी पर्सन हैज द राइट ऑफ पॉलिटिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर कोई मेरा नेता नहीं मिल रहा है तो मैं नेता बन जाऊंगा। भाई मुझे, मेरे हिसाब से मुझे नहीं दिख रहा इनमें से कोई भी नेता जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां मुझे पसंद नहीं आ रही इनमें से, कल को मैं खड़ा हो जाऊं, आदित्य तिवारी पॉलिटिकल पार्टी बना दूं, बन सकती है। हाँ कोई मुझे वोट नहीं देगा, अलग बात है, मुझे 5 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही ये हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को क्या हुआ, इनको लगा कि मौका है, और इन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। बाद में उसका नाम चेंज हुआ, आम आदमी पार्टी हो गया, जो भी हुआ। तो अब इनको, अब तो यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इक्वालिटी को फायदे में इस्तेमाल करके जनता की भलाई के लिए सोचा, तो हो गई, पॉलिटिकल पावर पाई, पॉलिटिकल पावर पाई। ठीक है, लिखना नहीं है, समझना है, पहले समझ लो, तब जाके अगर समझ पाए फिर नोट्स एडवांस के बनेंगे, बढ़िया वाले, टॉप क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्शंस, ये इंश्योर करा पाते हैं। नाउ अब इलेक्शंस कैसे कैसे रहे हैं, क्या क्या इसमें मेन मुद्दा क्या रहा है, उसमें सबसे पहले एक बड़ा पॉइंट होता है, वो है हर व्यक्ति को वोट देने की परमिशन, आजादी, राइट उसका। कैसे भैया,
वो ऐसे एवरी एडल्ट सिटीजन, तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल माने एवरी, एडल्ट माने एडल्ट, तुम हो एडल्ट, तुम हो ना एडल्ट सारे के सारे, 18 प्लस तो है सारे के सारे, के कोई है भी 18 से नीचे वाला। फिर इसके बाद फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी मतलब होता है कि पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, फ्रेंचाइजी मतलब होता है हिस्सेदारी, मेरा पार्टिसिपेशन इस डेमोक्रेसी में। अब इसके अराउंड पता है डिबेट बहुत हुए थे, डिबेट्स, डिबेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली। पूछो क्यों? और ये एक विश्व कह रहा है मैं 17 का हूं, दीक्षा कह रही मैं 17 की हूं। हाँ, अरे तुम तो एडल्ट भी नहीं हो, अरे तुम तो बचपन से 18 प्लस हो आदित्य राज, शाबाश। अब कुछ डिबेटों की बात करते हैं, डिबेट हुए थे, दीपिका, धीरज, ये सब भी 18, ये सब भी 16-17 के हैं। हाँ, तुम अपनी पार्टी बनाओगी, बना लो, बना लो। नाउ अब एक मुद्दे की बात करते हैं। जब अंग्रेज लोग थे ना, अंग्रेज लोग, तो फाइनली अंग्रेज लोग आए थे हमारे देश में कब? 1608 के आसपास, 1608 के आसपास, ये 1947 तक रहे, ठीक है। ये तो कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडियन लोग वोट दें, इंडियन लोग जो हैं अपने पढ़े लिखे बने, इंडियन लोग ऐसे बने कि अपने आप को रूल कर सकें। अंग्रेज लोग चाहते थे, ब्रिटिश भाई जो ब्रिटिश लोग थे वो चाहते थे कि कोई पढ़ा लिखा पैदा इंडियन हो ही ना, वो तो नहीं चाहेंगे, क्यों चाहेंगे, वो तो हमको लूट रहे थे। तो अब इन्होंने कहा कि यार इंडियन जब पढ़े लिखे होंगे तब देखी जाएगी, और इंडियन पढ़े लिखे हो गए। इंडियन पढ़े लिखे कब हुए भाई? सन 1850 में हो गए थे, 1900 में हो गए थे, सन 1920, 1942, इन सब में तो गांधी जी का पूरा चल रहा था, पूरा आंदोलन हो रहा था। उस समय पे क्या हुआ, जो बड़े बड़े लीडर्स थे हमारे, गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, लाला जी हो गए, है ना, तो ये सब लोग कह रहे थे कि इंडियंस वोट देंगे तब जाके हम तय करेंगे हमारा रूलर कौन, हमारा हम कौन, जो भी है। ठीक है भैया, अंग्रेजों ने कहा कैसे करोगे बेटा, कैसे, तुम में से कौन वोट देगा? तो यहां पे लोग कह रहे थे हम इंडियंस, हम वोट देंगे यार, सारे के सारे वोट देंगे, कौन और कौन देगा? तो अब यहां पे अंग्रेजों ने पता क्या बोला कि तुम सब वोट नहीं दोगे, तुम में से, तुम इंडियंस में से जितने तुम इस समय इंडियंस हो, 30-35 करोड़ भारतीय, तुम में से जो जो टैक्स देता है, तुम में से जो जो 10वीं पास है, तुम में से जो जो ग्रेजुएट है, तुम में से जो जो अमीर आदमी है, वो वोट देगा। ये अंग्रेज लोग गेम खेल रहे थे, ये अंग्रेज लोग गेम खेल रहे थे। गेम क्या? कि यहां पे उन्होंने बोला कि ओनली फ्यू, ओनली सम, ओनली सम इंडियंस, अरे 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 क्या हो गया इसे, ओनली सम इंडियंस गॉट द राइट, गॉट द राइट टू वोट, गॉट द राइट टू वोट। कुछ ही इंडियंस को, हर किसी को नहीं, जो बड़ा हो साहूकार, बड़ा जिसपे पैसा सेठ आदमी है, जो बड़ा टैक्स देता होगा अंग्रेजों को, और जो कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसका भैया 10वीं पास है, उस समय तो गांव में 10वीं पास हो गया तो बहुत बड़ी बात मानते थे, अरे साहब देखो मैट्रिक पास, हाई स्कूल पास है भैया, देखो बिलायत से पढ़ के आए, ऐसे बोलते थे। नाउ अब क्या हुआ, तो उस समय पे तो ये हाल था भाई, अंग्रेज उस समय जो कह रहे थे हम चुपचाप सुन ले, क्या करें, अब इनसे कौन बहस करेगा। नाउ वंस इंडियंस वर, वंस द ब्रिटिश वर आउट, जैसे ही ब्रिटिशर्स को हमने आउट किया, हमने कहा अब बताओ क्या करें। तो यहां पे नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, सारे सब लोग बैठे, गांधी जी बैठे, सब लोग बातें कर रहे हैं कि यार कैसे वोट देने देंगे भाई, कौन कौन वोट देगा। तो यहां पे अंबेडकर जी का एक बहुत सॉलिड पॉइंट रहता था। अंबेडकर जी कहते थे कि इंडियंस क्योंकि इतने ज्यादा कास्टिस्ट हैं, इंडियंस इतने ज्यादा अपने आप को बांट रखे हैं कि हर किसी को वोट देने का अधिकार मत दो। अंबेडकर जी पढ़े लिखे आदमी, अंबेडकर जी भाई डबल ट्रिपल एमए पीएचडी आदमी, उनके पास डिग्रियों की लाइन थी, वो इतने पढ़े लिखे आदमी थे। वो कह रहे थे अगर हर कॉमन मैन को वोट देने का अधिकार दोगे, कभी डेमोक्रेसी हमारी ऐसी नहीं हो पाएगी कि एकदम क्या बढ़िया डेमोक्रेसी। वो बोल रहे थे पढ़ा लिखा आदमी वोट दे, पढ़ा लिखा आदमी चुन के आए, पढ़ा लिखा आदमी ही जो है भाई रूल करे, कोई और उन्हें और आदमी पसंद नहीं, जो पढ़ा लिखा होगा वो भाई। अंबेडकर जी कहते थे हाँ तुम। अब यहां पे गांधी जी, नेहरू जी सब लोग कह रहे कि यार भाई यार सोच के देखो यार, यार हमारे इन इंडियंस पे, ये बेचारे इंडियन देख रहे हो इनका हाल, ये देख रहे हो इनका हाल, यार इन पे कुछ नहीं है। गांधी जी कह रहे थे इनसे बस इनकी एक चीज मत छीनो, इनका वोट देने का अधिकार। हर किसी को वोट देने दो यार, चाहे कोई कैसा हो, कोई भी जो व्यक्ति थोड़ा वयस्क है, एडल्ट है, वोट देने दो यार। गरीब है, अमीर है, नीची जात है, ऊंची जात है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जैसा भी है, औरत है, आदमी है, मत सोचो। जिसका जो आदमी हमारे देश का भारतीय है भाई, वो वोट दे। इन लोगों पे कभी कुछ नहीं रहा है,
इन लोगों पे कभी जीवन में कुछ नहीं रहा है। इन पे हमेशा कोई ना कोई, चाहे तो पहले मुगल होते थे, उसके बाद अंग्रेज आ गए, उसके कोई बाद कोई कुछ और आ गए, ये बेचारे हमेशा दुखी रहे हैं। तो इनसे बस एक चीज रखो इनके पास, वो है इनका वोट देने का अधिकार। ये मत छीनो इनसे। तभी आप देखो कि आपके जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें कभी भी रिलीजन, कास्ट नहीं लिखी होती। उसमें कभी रिलीजन, कास्ट नहीं लिखी होती। आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है नहीं होगी। वो एक जनरल वोटर लिस्ट होती है पूरे देश की, जनरल वोटर लिस्ट। उसमें ना तुम्हारा रिलीजन, ना तुम्हारी कास्ट, आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी या आपके पतिदेव जो भी हैं उनका नाम रहता है। ठीक है, क्योंकि वो जनरल वोटर लिस्ट है। वो आम चुनाव होते हैं, उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है कि इस जात के लिए ये वाला भाई वोटर आईडी कार्ड, इस धर्म के लिए वाला वोटर आईडी, नहीं, इट्स वन, सबके लिए सेम है। ये ही बात को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। समझ गए मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? भेजे में गई कि क्यों हुआ, हमने इसका जिक्र क्यों किया इतनी लंबी देर तक? इतनी ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बोली। हां, आप मस्त टीचिंग बकैती करते हो, हैं? तो मैं टीचिंग करता हूं कि बकैती करता हूं? क्या बोला? समझ में आ रहा है? पूजा, निखिल कह रहे ठीक है समझ में आ गया, अनुष्का कह रही समझ में आ गया। हाँ, अपना वोटर आईडी कार्ड देखना, उसमें आपका ना रिलीजन लिखा होगा, हाँ जेंडर लिखा होगा, आपका ना अमीर आप कितने हो ये नहीं लिखा होगा, आप कितने पढ़े लिखे हो ये नहीं लिखा होगा। आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका हाँ जेंडर ये लिखा होगा। ऑफ कोर्स ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ये चाहिए होगा। और आपकी कोई जात, आपका कोई धर्म, आपका ये बातें नहीं होंगी उस पर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देना था। जिन लोगों पे कभी कुछ नहीं रहा है उन पे कम से कम इतना तो हो। हाँ भाई, क्लियर है कहानी? चलो फिर इसके बाद अब आगे चलते हैं। तो आपका जब आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है, जब आप 18+ के हो जाते हो और ये तय हो जाता है कि आपके ऊपर कोई अपराध नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल जेल लायक नहीं हो, तो आपका बन जाता है वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो आपका वोटर आईडी कार्ड बनते ही दैट मींस क्या हुआ, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। वोटर लिस्ट में आपका नाम कभी कटेगा नहीं इन वजहों से। वोटर लिस्ट में आपका नाम इन वजहों से नहीं कटेगा। किन वजहों से? रिलीजन, जेंडर, वेल्थ, एजुकेशन, कास्ट भी लिख लो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट। ओके, क्लियर बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। दिस वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेप फॉर अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक आवर्स। हमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, हमारी के लिए, हमारी जैसी देश के लिए जो बिल्कुल नेसेंट देश है, पैदा हुआ है 1947 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज देना कि हर भारतीय को वोट देने का अधिकार हम दे रहे हैं, जो भी एडल्ट है और जो भी लीगली वोट देने लायक है। कि हाँ उस पर नहीं है कि भाई 2-4 अपराध पड़े हो उस पर, ठीक है, तो आदित्य ऐसा नहीं हो कि भैया वो बेचारा जेल में पड़ा है 3 साल, अपने 10-12 साल से, अब जो है उसकी भी और सजा बाकी है, तो कैसे वोट देगा वो? ठीक है, तो आप अगर वोट देने लायक हो, 18+ हो, देन यू विल वोट एंड यू विल गेट अ वोटर आईडी कार्ड एंड इलेक्शन विल बी फ्री फॉर यू। इलेक्शन विल बी फ्री फॉर यू। फेयर की बात कर लेंगे आगे। नाउ आगे चलते हैं। अब यहीं पे आ जाओ, रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पीछे बात करी। हमने पीछे बात करी थी कि भाई जो हम लोग हैं, हम सारे लोग सिटीजन्स, हम वी कैन नॉट गवर्न डायरेक्टली। तुम अपनी क्लास में जब जाते हो, स्कूल में, कॉलेज में, अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारे ग्रुप का प्लान बने, तुम्हारा स्कूल ग्रुप, और तुम्हारा प्लान ये बने कि भाई तुम्हारे जितने सारे दोस्त लोग हैं, तुम सारे के सारे, पूरी क्लास मान लो, तुम्हारा 10th क्लास सेक्शन बी, जो भी तुम लोग हो, ठीक है, अगर तुम लोगों का सबका प्लान बन गया कि भाई हम में से कैसे डिसाइड होगा कि कौन मॉनिटर बनेगा क्लास का, मॉनिटर कौन कैसे होगा? अब सब बच्चे बोलेंगे मैं बनूंगा मॉनिटर, कोई बच्चा बोलेगा मैं नहीं बनूंगा मॉनिटर, मुझे बनना ही नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। कई ऐसे होंगे नहीं साहब हम बनेंगे। तब क्या होगा ऐसे केस में? पहली बात तो मॉनिटर क्यों बना रहे हैं? मॉनिटर यूं बना रहे हैं क्योंकि भाई हमें मालूम है कि टीचर को एक बच्चे से बात करनी होती है, वो बच्चा क्या करता है, सारी पूरी क्लास की कॉपी वॉपी लेके आ जाता है, चेक करवा लेके ले जाता है, अपना सारा काम कर देता है वो, ठीक है। हमने कहा हाँ ये बात तो समझ में आ गई। ऐसे ही अब मान के चलो पूरा देश सिटीजन्स, हम 130-40 150 करोड़ भारतीय, क्या हम अपना देश चला लेंगे खुद ही? अपना देश हम चला लेंगे खुद ही?
नहीं चला पाएंगे। हम में से सब आपस में लड़ मरेंगे। एक कहेगा नहीं साहब मुझे मेरी सड़क चौड़ी चाहिए, एक कहेगा नहीं साहब मेरे शहर के मेरे घर के पीछे से हाईवे निकालो, एक कहेगा नहीं साहब मेरे घर के ऊपर से जो है ट्रेन निकाल दो, एक कहेगा मेरे जो 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 मेरा घर है उसके नीचे से अंडरपास निकालो, फ्लाईओवर निकालो। ऐसी बातें होंगी, उल्टी सीधी बातें होंगी। दैट मीन्स वी सिटीजन्स वी कैन नॉट गवर्न डायरेक्टली। हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। देन हम क्या करते हैं, हम लोग चुनते हैं जिनका जिनका ये नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि। जैसे कि मैंने अभी पिछली क्लास में बोला था कि जब आप जहां भी जगह में रहते हो, जहां भी आपका घर है, हिसार है, रेवाड़ी है, भिवाड़ी है, जहां भी आप हो, पटना से हो, और तो इन जगहों में क्या होता है, जो भी आपका शहर है वहां पे आप 3 तरीके के प्रतिनिधि तो चुनते ही चुनते हो। एक आपका सांसद, एक आपका विधायक, और एक आपका लोकल पार्षद होगा या सरपंच होगा, ग्राम सभा का कोई मेंबर होगा, जो भी होगा, अगर वो ग्रामीण एरिया है तो। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि हम लोग, क्योंकि हम खुद अपना देश नहीं चला सकते हैं भाई, हमें अपना बहुत काम है, हमें अपना रोजी रोटी चलानी है, हमें अपनी बिल्लियां पालनी है, ऐसा काम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को भी ये जिम्मेदारी दे देंगे कि चलो तुम लोग इलेक्शन में खड़े हो, तुम लोग जीतो हारो जो करना करो, और जो लोग जीत के जाओगे ऊपर, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि हमको गवर्न करो अच्छे से, क्योंकि हम लोगों पर बहुत काम है, घर चलाना है अपना, ये काम होते हैं। नाउ फिर इन्हीं लोगों को जब हम ऊपर भेज देते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, ऊपर जाके दे मेक लॉज एंड पॉलिसीज। दे मेक लॉज एंड पॉलिसीज। तुम जिस भी शहर में रहते हो, उस पूरे शहर, उस पूरे जिला कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद जाता है, जो कहां जाता है, लोकसभा में, हरी कारपेट वाला लोकसभा। और एक तुम्हारा होता है विधायक, जो तुम्हारे उस स्टेट की असेंबली में जाता है, उस स्टेट की विधानसभा में जाता है। और तीसरा कौन होता है, तुम्हारे शहर का, या तुम्हारे अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पे वो सरपंच या वो अपना प्रधान बनेगा, गांव का प्रधान, ठीक है, वो बनेगा। थर्ड कैटेगरी का हूं क्या, नोट्स अभी बनाऊं, रहना तो, अभी तो सुनना है बस, कहानी सुनते चलो, अभी तो बस कहानी सुनो, समझो पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ इसलिए हमने इनको भेज दिया, बना दिया कि भाई देखो, तुम एमपी एमएलए सारे लोग जाओ ऊपर, अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, तुम लोग अपना जाके अपना काम करो, और हमें अपना काम करने दो। और हर 5 साल में तुमसे हम पूछेंगे कि भाई कितना कितना काम कर दिए हो तुम लोग, दिखाएं जरा, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड चेक होगा। ठीक है। नाउ तो अब इलेक्शंस हो जाते हैं। इलेक्शन में सारी हमारी जनता जितनी हमारी लाइन लगा के जाती है, खड़ी होती है, और अपने उंगली पे जो है वो लगवाती है स्याही, मैसूर इंक जिसे कहते हैं हम। ठीक है भैया, ओके। नाउ अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, व्हाट इज टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो भी मैंने बात करी कि तुम जिस शहर से हो, जिला से हो, वहां की कहानी क्या है। नाउ तुम्हें मैप दिख रहा है, ये मैप कौन से देश का लग रहा है, तो अपना सही लग रहा है, तो हाँ अपना ही है ना, अपना देश है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये क्या हुआ, ये था 2024 का, 2024 इलेक्शंस का मैप है ये, इलेक्शंस, देख देख इसे कुछ हो जाता है, हाँ ठीक है। तो ये अगर तुम्हें छोटा मोटा नहीं दिख पा रहा हो, तुम्हें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो इसमें अलग अलग बाउंड्रियां बनी हुई हैं। ब्लैक ले लेते हैं आज, चलो। ये एक बाउंड्री ये है, एक शहर ऐसे होगा, एक शहर ऐसे होगा, एक शहर ऐसे होगा, एक पागलों का शहर यहां है, ठीक है, ये हो गया। फिर एक गुजरात यहां है, फिर एक ये राजस्थान है, फिर एक ये हिमाचल है, फिर एक यहां देखो, ये पिंक पिंक है, ये पूरा पिंक पिंक है, ये ब्लू ब्लू हो गया, ये पर्पल हो गया, ये ऑरेंज यहां भी है, ये ग्रे है यहाँ पे, ये येलो है यहाँ पे, ये डार्क पता नहीं कौन सा कलर है, वायलेट बोले, नहीं वायलेट तो नहीं है, ये कुछ है, जो भी है, ये टील कलर कह लो, जो भी कहना उसको कह लो। ठीक है, ये ग्रीन हो गया इधर, ये सारे ऐसे ऐसे कलर है उल्टे सीधे। नाउ अब क्या है कहानी, ये क्या हुआ है, जो हमने पूरे इस देश को अपने को हमने बांटा हुआ है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। किसमें बांटा हुआ है हमने बांटा है होल कंट्री, होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है, क्षेत्र। भाई जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, जो पार्षद हो, प्रधान हो गांव का, जो भी सरपंच हो, वो कौन से क्षेत्र से आ रहा है, वो कौन से क्षेत्र से जीत के आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं उसे। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है मीनिंग क्षेत्र। अब क्षेत्र कैसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिख दिया भाई मैंने, क्षेत्र लिख दिया। ठीक है। जेएंडके में क्या है, जेएंडके में ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, और ऊपर का वेकेंट है। ठीक है, क्योंकि वो वाली सीटें खाली रहती है हमारी विधानसभा में। यू ऑल्सो लाइक एनिमल स्पीशीज, डॉग्स एंड काउज, मुस्कान गुड पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन, एनी पर्सन हु लाइक्स एनिमल्स इज अ गुड पर्सन, एंड इफ एनिमल्स लाइक यू देन यू आर ऑल्सो गुड पर्सन, तो भी बढ़िया हो।
कोई दिक्कत नहीं। प्रिजनर्स को वोटिंग राइट नहीं है क्या? बेटा प्रिजनर्स प्रिजनर क्यों है? क्योंकि उसको समाज की सोसाइटी से बाहर रखा हुआ है, उसको बाहर जाके रखा है कि तुम बेटा समाज में मिलने लायक लोग नहीं हो, तो वो समाज का हिस्सा बन के वोट दे देंगे क्या? ऐसे नहीं देते वो। हाँ, जब सजा खत्म होगी तब देखेंगे उनकी। नाउ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या करेगी? इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। इफ द इलेक्शन इज फॉर लोकसभा, इफ इलेक्शन इज फॉर लोकसभा, दैट इज सेंटर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस है। आपको मैजेस्टी की कसम बुक कब तक आएगी पता? अरे ये क्या बात हुई, ये थोड़ी मुझे पता है। हाँ ठीक है, तो अब लोकसभा के लिए अगर इलेक्शन है, वी हैव डिवाइडेड इंडिया into 543 constituencies। मोटा मोटा एक शहर, मोटा मोटा एक पूरा जिला, वहां से एक सांसद आता है जीत के। उसमें सांसदी के चुनाव में खड़े कौन कौन होते हैं? कई सारी पार्टियों के लोग। दैट मीन्स इतनी सारी जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स उन लोगों के हैं जो भाजपा से टिकट ये पाए थे और लड़े और जीत गए, और कहां चले गए? लोकसभा में। ये ब्लू वाले कौन है? ये ब्लू वाले भी सांसद हैं जो कि कांग्रेस से टिकट पाए थे और फिर जाके बैठे कहां पे? लोकसभा में। क्योंकि इन्होंने कुछ अराउंड 55-60 सीटों पे इन्होंने अपनी 55-60 जिलाओं में इन्होंने अपने क्षेत्र में अपना बना लिया, ये लोग जीत गए वहां से। बाकी अपने चुन्नू मुन्नू अपने आगे बनाते गए कहानी अपनी पूरी, होता गया। नाउ हम कह रहे हैं ये क्या है सर? फोटो नीचे सेमी सर्कल बना रखा है आपने, ये क्या है? ये है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 के। तो आप इसमें देखो जरा पहले। अभी आपको इतना दिख रहा होगा कि भाई ये जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज 50% तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 50 से तो कम है ये। तो ऐसे केस में क्या हुआ? बीजेपी पार्टी के जो नंबर्स आए वो कुछ ऐसे थे, 190 180 के आसपास नंबर जो भी आ रहे होते हैं उनके। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ और सिंगल छोटी मोटी पार्टी को जोड़ा अपने साथ। इन्होंने कहा भाई तुम हमारे साथ आ जाओ यार। और जैसे ही ये लोग आए इधर, तब जाके क्या होता है कि ये बन गया 272 से ज्यादा, मतलब फिर हाफ से ज्यादा हो गया इनका नंबर, पूरे ग्रुप का नंबर। ये मतलब येलो प्लस कोई से आ गए होंगे, रेड ग्रीन, ये कोई इनमें से कोई आ गए होंगे अपने सारे। ठीक है, बिहार की पार्टी आ गई, नीतीश कुमार जी की पार्टी आ गई थी। तो ऐसे करके इन्होंने अपना नंबर पूरे दिखा दी, वहां जीत गए। ठीक है, नाउ अगर इलेक्शन होता कोई स्टेट असेंबली का, इफ इलेक्शंस इज फॉर एनी स्टेट असेंबली, यानी कि स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा असेंबली, फिर उसी स्टेट की बात करेंगे हम, देन दैट स्टेट इज डिवाइडेड into constituencies, ठीक है। अब कैसे कोई स्टेट का इलेक्शन ढूंढ के रखते हैं, देखते हैं भाई कौन सा है। मान लो अभी बिहार का हुआ था, बिहार कहां है इसमें से? बिहार ये रहा, ये है बिहार, ऐसे है। ठीक है, अब जो ये इतना बिहार है, इस बिहार का जब चुनाव हुआ था अभी पिछले बीते साल, कुछ बीते महीने पहले, तब क्या हुआ? इस पूरे बिहार में जितने भी जिला हैं, यहां से तुम लोग पटना से हो, कहां से, दरभंगा से हो, वैशाली से हो, समस्तीपुर से हो, सिवान से हो, जहां से भी हो, तो क्या हुआ? तुम्हारे सब लोगों का, जितने भी तुम्हारी बिहार की तुम्हारी पूरी सारे जिला मिला लो, उन सारे जिलाओं को छोटा छोटा बांट दिया गया। एक जिला पटना में से हो सकता है 6-7 विधायक होते हो, दरभंगा से हो सकता है 3-4-5 विधायक होते हो, फिर कोई और सिवान से, समस्तीपुर से, इधर उधर से, हर जगह से क्या हुआ? छोटे विधायक गोपालगंज हो गए, बेगूसराय हो गए तुम लोग। ठीक है, तुम्हारे यहां से विधायक भाई चुने जाएंगे। ठीक है, मान लो पटना है तो पटना का बोरिंग रोड वाला एरिया, तो बोरिंग रोड वाला भागलपुर हो गया। ठीक है, तुम सारे अपने अपने, ठीक है, बता दिया तुमने। नाउ अब अब भाई मैं तो पटना की बात करता हूं, चलो ठीक है, मान लो ये पूरा पटना है, ये पूरा पटना है, तो इस पूरे पटना में से ये समझना जरूरी है,
ये नहीं समझोगे, आगे बेसिक के और एडवांस के जब नोट्स आएंगे तो फंसोगे, क्योंकि मैं तब लिखवाता चलूंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन ये यहां बेसिक क्लियर कर लो, मजा आ जाएगा आगे के लिए। ठीक है, अब ये पटना है, तो इस पटना को क्या किया गया, जो भी इसके एरिया हैं, एक एरिया ये होगा, फिर एक एरिया कोई और होगा, फिर एक एरिया कोई और होगा, जो भी है इसके एरिया, फिर इसके बाद एक एरिया कोई और हो सकता है, पर्पल ले लो, फिर एक एरिया और कोई ले लो, ऑरेंज ले लो भाई, चलो ऐसे करके पटना को बांट दिया। अब क्या हुआ, ये अच्छा इसे बढ़ते हैं पॉपुलेशन के आधार पर, कि एक एरिया में पॉपुलेशन बराबर होगी बाकियों से। ये सारे जितने जितने बड़े बड़े एरिया हैं, यहां पे जहां पे जो पॉपुलेशन है वही पॉपुलेशन उतनी लगभग सेम, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, सबके सब में देखो सेम रहती है। नाउ अब ये ऐसे पटना है, इस पटना में से मान के चलते, मुझे मालूम नहीं है, 6 7 8 विधायक होते होंगे, 4 5 विधायक होते होंगे, एक शहर से जिला से आ रहे हैं ये सब। ठीक है, ये यहां से आ रहा है, एक 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 यहां से आ रहा है, और इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, हर पार्टी अपना अपना उम्मीदवार उतारती है, भाजपा का, कांग्रेस का, सपा का, इनका उनका, ये कौन सी सारी जो अपनी पार्टियां हैं बिहार की, ये सारी पार्टियां, वो सब यहां पे जाके लड़ाई अपना लड़ रही हैं, जीत रही हैं, हार रही हैं, जो भी कर रही हैं। तो अब ये जाके अपना फिर इनमें से एक विधायक जीतेगा इस एरिया में से, उसका नाम होगा विधायक XYZ फ्रॉम ABC एरिया, फ्रॉम ABC जगह, जो भी है, विधायक PQR फ्रॉम LMNOP एरिया, जो भी होंगे ये। ठीक है भैया, तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये एक स्टेट का इलेक्शन हो रहा था, और ये लोग कहां गए, पटना से, गोपालगंज से, बेगूसराय से, वैशाली से, सब लोग जीत जीत के कहां जाएंगे, बिहार की विधानसभा में, जहां पे नीतीश कुमार जी हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, विधायकों को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी हमारे विधायक जो विधानसभा के मेंबर हैं। जनसुराज, RJD पार्टी, बिल्कुल सही कह रहे हो मुरली, बहुत बढ़िया। नाउ अगर इलेक्शन होता कोई एक म्यूनिसिपैलिटी का, कोई और कलर लें, हॉट पिंक कहां है, ये रहा। नाउ इफ, या इसको ऐसे लिख देते हैं, सेम फॉर लोकल इलेक्शंस, सेम फॉर लोकल इलेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई भी जिस एरिया से हो, ठीक है, अब आप लोग जिस भी शहर से, मुजफ्फरपुर से है, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर का ही जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, नगर निगम का चुनाव होगा, हम उसमें एक मेयर ढूंढेंगे, हम उसमें कई सारे पार्षद, ये लोग होंगे, काउंसलर होंगे, इनको सबको ढूंढेंगे, सभासदी के चुनाव होते हैं ऐसे। अगर वो ग्रामीण एरिया है तो वहां पे प्रधान के चुनाव होंगे, सरपंच के चुनाव होंगे, ये सारे होंगे। ठीक है, तो उस समय पे क्या करेंगे, उस लोकल शहर को, उस पूरे जिला को गांठ देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, कि भाई आबादी एक जगह पे 2000 लोग रहते हैं, उतने लोग इतने बड़े एरिया में 2000 में, उतने बड़े लोग इतने बड़े एरिया में 2000 में, ऐसे कर करके। तो एक मोहल्ले से, एक वार्ड से, एक जगह से, कोई ना कोई कहीं से एक एक अपना अपना पार्षद जो है चुन के जा रहा होगा, और ये लोग मिलकर क्या बनाएंगे, फिर अपना एक मेयर चुनेंगे, वो अपना नगर निगम का आपका वो हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। ये हॉट पिंक नहीं है, ये कौन सा पिंक है फिर, लग तो ये अच्छा रहा है लेकिन। तो ऐसे करके हमने क्या किया, हमने पूरे एरिया को, पूरे इंडिया से लेके, स्टेट से लेके, एक जिला को लेके हमने बांट दिया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब ये जीत कैसे रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिसको कुछ नहीं समझ में आवे वो ये समझ लो कि एक पर्सन, दूसरा पर्सन B, तीसरा पर्सन C, A, B और C, ये 3 लोग चुनाव में खड़े हुए, कहीं के भी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, या अपने लोकल, अपने नगर निगम के चुनाव होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो इनके चुनाव होंगे अपने अपने डिफरेंट। अब क्या हुआ, एंड देयर वर 100 वोट्स, देयर आर 100 वोट्स, 100 वोट है। ठीक है, अब 100 वोट में से देखना है कौन इनमें से जीत रहा है। मान लो कि 90 पीपल वोट फॉर नोटा। नोटा माने क्या होता है, मोटा का उल्टा नहीं होता है, नोटा माने होता है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से केहू नहीं, इनमें से कोई नहीं चाहिए। अब 5 पीपल वोट फॉर A, फिर 3 पीपल वोट फॉर B, फिर 2 पीपल
वोट फॉर सी। हाँ भाई, अब बताओ मुझे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से ये जीत जाएगा, ए जीत जाएगा। इसको मिले 5 वोट, इसको मिले 3 वोट, इसको मिले 2 वोट। कितने में से? 100 में से। 100 लोग थे वोट देने वाले, 100 में से 90 लोगों ने बोला हमें कोई भी नहीं चाहिए। 100 में से 90 लोगों ने बोला कि हमें कोई ही वोट नहीं चाहिए, हमें इनमें से एक पसंद नहीं आ रहा, ये तीनों जो है बेकार हैं, तीनों बेकार है, तीनों में से तीनों करप्ट हैं, तीनों ये हैं, तीनों वो हैं, जो भी हैं ये। फिर क्या हुआ? 5 लोगों ने वोट दे दिया ए को, 3 लोगों ने वोट दे दिया बी को, 2 लोगों ने वोट दिया सी को। ए बी सी में से 5 इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, बस ए जीत गया। ये है एफपीटीपी सिस्टम, बस यही है एफपीटीपी सिस्टम। क्या रहा एफपीटीपी सिस्टम? कैंडिडेट विद हाईएस्ट वोट्स विंस। गेम ओवर, कहानी खत्म। मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी क्या कह रही थी? 90 लोग क्या कह रहे थे? 90 लोग कह रहे थे कि हमें कोई नहीं चाहिए। 90 लोगों ने बोला, 100 में से 90 लोग कह रहे हैं कि हमें एक नहीं पसंद आ रहा, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम वोट जो पाया वो ये था। मैक्सिमम कितना है? 5 वोट, बाकियों से ज्यादा है, बस फर्क नहीं पड़ता, बाकियों से ज्यादा है, काम खत्म, यही चाहिए। सिंपल स्टेबल इलेक्शन, सिंपल हुआ, चुनाव हुआ, खत्म कहानी, ओवर, डन। फॉर एग्जाम्पल ये भी एग्जाम्पल एक लगा हुआ है, इसमें जो ब्लू वाला है उसको मिले हैं 40%, जो येलो वाले हैं बाकी, उसमें येलो वालों को 30% मिले हैं, पर्पल वालों को 20% मिले हैं। सैल्मोन, सैल्मोन क्या होता है? सैल्मन कलर, अच्छा ठीक है, सैल्मन, सैल्मोन भाई नहीं है ये, ठीक है। सैल्मन, सैल्मन कलर जो होता है, मछली वाला सैल्मन, तो उसको मिले 10%। दैट मीन्स 10, 20, 30 तुम सब गायब हो गए, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ब्लू वाले को 40 मिले, बाकियों से ज्यादा है, वो जीत गया। ऐसे में क्या हुआ? अब ये 3 लोग खड़े हुए थे, चाहे किसी के भी इलेक्शन में खड़े हुए हों, चाहे ये लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हुए होंगे, विधानसभा के इलेक्शन में खड़े हुए होंगे, तो या किसी और में खड़े हुए, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इसके, ठीक है, तब तो नोटा की कोई वैल्यू नहीं है। यस बेटा मुस्कान, यस, वेरी गुड, दैट इज द होल पॉइंट, दैट इज द होल पॉइंट। कोएलिशन गवर्नमेंट, नहीं नहीं नहीं, कोएलिशन गवर्नमेंट अभी नहीं आएगी। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? ये जो एबीसी लोग है ना, ये एबीसी लोग क्या है? दीज आर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दीज आर फाइटिंग, कहां लिखूं इसे? फाइटिंग इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये ए जो है, मान लो पार्टी एक्स का है, ये पार्टी वाई का है, पार्टी जेड का है, तो ऐसे केस में क्या हुआ? ये पार्टी एक्स का कैंडिडेट, पार्टी एक्स का कैंडिडेट जीत गया फ्रॉम इस एरिया से, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैंने एक एरिया में चुनाव करवाया जहां पे 3 लोग थे, उन 3 में से, इन 3 पार्टियों में से पार्टी एक्स का आदमी जीत गया। अब ये पार्टी एक्स का आदमी जीत के कहां गया? वो यहां बैठ गया, एक सीट ये बन गई, वो एक सीट यहां बन गई, जो पार्टी एक्स का जो एक आदमी था ए, वो यहां बैठ के बन गया आके। अब ऐसे ही कई सारे और जगहों से लोग आएंगे, यहां से कोई हो सकता है बी आ जाए, यहां से कोई सी आ जाए, यहां से कोई ए आ जाए, यहां से कोई बी आ जाए, यहां से कोई सी आ जाए, ऐसे कर करके आ सकते हैं। अब ये वो सीटें बन रही हैं, ये वो सीटें बनेंगी, इसके बाद तय होगा कि कोएलिशन करें कि ना करें। अगर ये नंबर 272 यहीं आ गया, खत्म कहानी, फिर जरूरत ही नहीं है कोएलिशन की। क्या जरूरत, क्यों जरूरत? सरकार हमारी अपनी एक ही सिंगल पार्टी की आ गई, क्या दिक्कत है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमएलए एंड विधायक? इंग्लिश और हिंदी, बाकी सब सेम है, बस। नाउ आगे चले, कहानी समझ में आ गई? कहानी एफपीटीपी सिस्टम समझ में आ गया? एफपीटीपी की प्रॉब्लम क्या है वो भी देख लेते हैं। एफपीटीपी का अच्छाई तो ये लग रही है कि भाई सिंपल है, देशवासियों को समझ में आ गया, आजाद हुए तुरंत 1951 में पहले इलेक्शन हुआ, समझ में आ गया, हाँ अच्छा ऐसे वोट करना, ठीक है भाई, अपना आदमी, अपना नेता कैसा होगा, अपना आदमी जिसका जिसका चुनाव चिन्ह ऐसा होगा, गोल होगा, हाथ बना हुआ होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी हो, ठीक है। दैट मीन्स इसका मेरिट है, इसकी एडवांटेज है, इसका प्रो है, प्रोज एंड कॉन्स लिख देते हैं इसको, प्रोज, और ये होगा कॉन्स। तो इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल है भाई, सरल भाषा है, जो बाकियों से ज्यादा वोट पा रहा है जीताओ, आगे भेजो, काम खत्म। फिर इसके बाद सरकार स्टेबल बनती है। स्टेबल कैसे? अगर ये नंबर 272 है ऐसे लोगों का, भाई ये सारे क्या है? ये सारे मान के चलो ये सब ए हैं,
ये सारे ए हैं, ये सबके सब, क्योंकि अब ये मेजोरिटी है ना भाई। देखो मेजोरिटी की बात कर लेते हैं हम, तो ठीक है भाई, ये भी ए है, 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 ये भी, ये शायद भी होगा, क्या पता, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, सारे के सारे। ये एक एक पार्टी एक्स पार्टी वाई के लोग हैं, ये हो सकता है पार्टी जेड क्यों भाई, क्या मालूम, क्या मालूम, हमें नहीं मालूम, कुछ भी होंगे ये। तो अब हमने कहा ये सब में अगर अगर एफपीटीपी सिस्टम लागू है देश में, तो सब लोग चुन के जो जो जा रहे हैं, भाई जाते जा रहे हैं, यहां से देखो इतने सारे जो हमारे ये जो जिला हमने बांट रखे थे, इन सबसे ऑरेंज जगहों से भाई कौन जीती है, बीजेपी जीती है। तो अब बीजेपी यहां से आ गई, 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 उन सबकी सीटें ये बन गई। तो अब जब इनका अगर नंबर 272 हो गया, सरकार अपनी स्टेबल सरकार, कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ टोटल 100 पीपल वोट फॉर नोटा, देन होगा स्वर्ग, देन होगा स्वर्ग। रोहन पूछ रहा है कि अगर सारे के सारे जिला के लोग वोट दबा दें नोटा को, तो बेटा वो है धरती पे स्वर्ग, कि लोग हो गए पढ़े लिखे। यही तो गेम है पूरा। ये बच्चा पूछ रहा है कि कितना बढ़िया सवाल है सर, कि अगर सर सारे लोग नोटा ही जाके दबाए हैं, कुछ और दूसरा वोट ही नहीं दबाए किसी को, बेटा दैट इज आइडियल कंडीशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तुम्हारा गैसियस लॉ, तुम्हारा उसमें जो लिखा होता है आइडियल कंडीशन में क्या है, वो सब वो वाली बात है। वो तो सब ऐसा ही है, आइडियल है, क्या करें। और काउंटिंग इजी होती है इसमें, काउंटिंग इजी होती है। ये देखना भाई कितने लोगों ने किसको वोट दिया है, कितने लोगों ने किसको वोट दिया, जो जिसको ज्यादा वोट है आगे बढ़ाओ, जिताओ उसे, तो ये बढ़िया है, फिर तो इजी काउंटिंग भी हो गया, क्या दिक्कत है। ओके नाउ कॉन्स क्या है इसके, बुराई क्या है इसमें दिक्कत ये है कि भाई वोट शेयर वर्सेस सीट शेयर मिसमैच होता है, सेम नहीं होता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2019 का इलेक्शन की बात करूं मैं, 2019 का 2019 इलेक्शन, बीजेपी पार्टी को मिला था 22% वैलिड वोट्स एंड सीट्स 300 प्लस, दैट इज 50% ऑफ लोकसभा, 50% से भी ज्यादा ही है, 50% प्लस ऑफ लोकसभा। भाई 90 करोड़ वोटर्स थे 2019 के चुनाव में, 90 करोड़ में से 67 करोड़ के आसपास तक वैलिड वोट पड़े। 90 करोड़ वोटर्स थे 2019 में देश में 90 करोड़ वोटर्स थे। सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ था वर्ल्ड का, बहुत बड़ा इलेक्शन, मजा आ गया, ठीक है भैया। नाउ 2019 में क्या हुआ कि बीजेपी पार्टी को मिले 22% ऑफ द वैलिड वोट्स, 22% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी टोटल 67 करोड़ में से 22% लोगों ने, लगभग 18-20 करोड़ के आसपास, यानी 18-20 करोड़ की जनता ने बीजेपी पार्टी को चूज किया पूरे देश भर में से। और सीटें कितनी निकल के आती है उनकी बात में, 300 प्लस, दैट इज नॉट इक्वल टू द 22% ऑफ लोकसभा। नो, यही हम कहते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें वोट शेयर और सीट शेयर मिसमैच है। वैलिड वोट मतलब, हाँ यस, गुड क्वेश्चन पूछा बेटा। वैलिड वोट मतलब होता है कि आपने जो वोट दबाया वो वैलिड हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग जाके पहुंचे ईवीएम मशीन पे, और ईवीएम मशीन पे देखा वाह वाह इतने सारे बटन है, 12-13 बटन सब दबा देंगे, ले दबा डाले, सारे दबा, इनवैलिड वोट हो गया बेचारा। क्या किए, ये क्या किए, क्यों किए भाई, ये ऐसा काम क्यों किया। हाँ ठीक है। नाउ इसमें स्मॉलर पार्टीज जो होती हैं वो बेचारी पीछे ही रह जाती हैं, क्योंकि वो स्मॉलर पार्टी है, छोटी पार्टी है, वो सीट जीत नहीं पाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगी, दूसरी खिलाफ पार्टी का वोट काट सकती है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। तो अब जो छोटी पार्टियां होती हैं वो हमेशा डिसएडवांटेज पे रहती है, क्योंकि वो उन्हें जीतना है, एबीसी में से भाई उन्हें जीतना है, सबको हराना है। तो छोटी पार्टियां हमेशा क्या कर पाती हैं, कम वोट ले पाती हैं। जो भी पार्टी मैक्सिमम वोट लेगी वही जीतेगी, चाहे वो 100 में से 5 वोट ही ले, पर वो मैक्सिमम ले। अब जो बेचारी ये माइनर पार्टी थी, ये XYZ में से ये C वाले के, ये बेचारा माइनर पार्टी, छोटा पार्टी है, इसको बेचारे को 2 ही लोग वोट दिए, तो ये तो हारना ही इसका तो तय है, ये तो हारेगा ही। ये बेचारा क्या कर लेगा, ये जितनी भी दम लगा ले अपनी, ये इनसे तो नहीं जीत पा रहा, ये इनसे नहीं जीत पा रहा। ओके, ऐसा भी होता है। तो अब हमने कहा हाँ साहब ये तो बात सही है यार, स्मॉलर पार्टी जो हैं वो तो भाई डिसएडवांटेज पे हैं, उनका तो कभी गेम ही नहीं हो पाएगा, उनकी तो कोई सुनेगा ही नहीं कभी भी, है ना। ये कॉन्स हैं, डिमेरिट्स हैं ये किसके, एफपीटीपी सिस्टम के। एफपीटीपी क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम माने जो भी नेता बाकियों से ज्यादा वोट ले आया वो जीत रहा है। एफपीटीपी सिस्टम यही होता है, बस यही होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओ अमीरों, अंधों, बहरों, टायरनी ऑफ मेजोरिटी। श्रुति वेरी गुड, यस दैट इज द प्रॉब्लम। चले आगे, अब चलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। ये मैं पढ़ाऊंगा एडवांस में, इस पे मैं क्लास कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी इतना समझो, ये ऐसा होता है कि जितनी पार्टी को जितनी सीट, जितने वोट मिले उतना ही उनको वहां पे सीट मिलेंगी लोकसभा में। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जावेरी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। यस सर, क्लियर जी सर, ओके। आयुषी, खुशी, सब लोग वेरी गुड, ठीक है। नहीं समझ आया? क्या हो गया? हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं यहां पे? क्या बातें हो रही हैं यहां पे? यहां बातें हो रही हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। इसमें कहानी क्या है? सीट्स आर प्रोपोर्शनल टू वोट शेयर। जैसे ये वाली फोटो ऊपर वाली, इसमें देखो साहब, इसमें देखो साहब, अगर मान लेते हैं इसमें कैंडिडेट बना देते हैं, वही तीन कैंडिडेट, ए और बी और सी, बी और सी, ठीक है। अब मान लो, और 100 वोट थे, 100 वोट्स, 100 वोट्स थे यहां भी। अब ऐसे में क्या हुआ? 90 नोटा, 5A, 3B, 2C को। ये कैंडिडेट नहीं है, ये पार्टियां हैं, इस बार पार्टियां हैं। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, और ये पार्टी सी। ठीक है, 22% वोट तो 50% सीट कैसे? क्योंकि बेटा बाकियों को इससे भी कम मिले थे, बस यही बात है। नाउ अब गेम क्या होगा यहां पे? जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में मेन चीज ये देखनी होती है कि भाई जिस पार्टी को जितनी सीटें, भाई जितने वोट मिले उतनी सीटें उसको वहां मिलेंगी, उतनी सीटें उसको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको बना लेते हैं एक सर्कल बना के, तो समझ में आ जाएगा। ये है सर्कल वोट्स का, और ये सर्कल है सीट्स का। ठीक है, ये तो वोटिंग का सर्कल है, ये है सीट्स का सर्कल। अब इसमें मैं कर रहा हूं, उसमें शेयर बना रहा हूं। तो जो ए पार्टी है, ए को इतना 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 मिल गया, ये ए है। फिर जो बी है, बी को मिला इतना, और ये जो बचा हुआ है ये मिला सी को, इतने वोट मिले। ठीक है, मान के चलते हैं 5 वोट, 3 वोट, 2 वोट। समझ में आ रहा है कहानी? अब इनकी जो सीटें बनेंगी लोकसभा में, राज्यसभा में, वो भी ऐसे ही बनेंगी, पर ये हमारे यहां नहीं होता है, ये हमारे यहां नहीं होता है। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता हमारे यहां पे, अगर हमारे यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में इतनी इतनी सीटें इनको यहां भी मिलेंगी। ए पार्टी को इतनी, बी पार्टी को इतनी, सी पार्टी को इतनी, ए पार्टी को इतनी, बी पार्टी को इतनी, सी पार्टी को इतनी। ठीक है, एफपीटीपी में क्या होता है भाई? बस तुम जो आगे है उसको जिताओ, बाकियों को भूल जाओ। जो आगे है बाकियों से उसको बस जिताओ, उसको सीट दो अपनी, उसकी लोकसभा की सांसदी की, वो जीत गया। बाकी सब जितने भी बी सी डी एफ जी जितने भी हैं सब खत्म, भूल जाओ उनको 5 साल, अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एफपीटीपी में ये होता था। पीआरएसटीपी में क्या होगा? जितने वोट मिले, अगर तुम्हारा ए पार्टी है तुमको भाई उतनी 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 सीटें मिलेंगी लोकसभा में। बी पार्टी तुमको थोड़ी कम सीटें मिली, भाई तुमको थोड़े कम वोट मिले तो उतनी फिर तुम्हें कम सीट मिलेंगी। सी पार्टी तुम सबसे छोटे हो लेकिन तुम्हें भी कुछ लोगों ने वोट दिया है, तो तुमको फिर कम कम सीटें मिलेंगी, उतनी उतनी। ठीक है, ये वोट शेयर है, ये सीट शेयर है। समझ में आ रहा है? ओ बैंगनो, समझ में आ रहा है? चवन्नी अठन्नी, हाँ
एक प्रॉब्लम आ रही है सर नोट मेकिंग का आपके क्लास का सर, हाउ टू मेक नोट सर। निकेश, जब नोट्स बनाएंगे मैं बनवाऊंगा, बोल रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, चीख रहा हूं मैं रोज सुबह सुबह हर क्लास में। एफपीटीपी इज अनफेयर, अच्छा ठीक है, गॉट इट, समझ गया मैं। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? पीआर सिस्टम कंफ्यूजिंग है। पीआर सिस्टम थोड़ा सा एडवांस कंट्रियों में चलता है, इसराइल में चलता है, नेदरलैंड वगैरह में चलता है, और जगह बेल्जियम वगैरह में चलता होगा, कहीं और चलता है। हमारे यहां पे पीआर सिस्टम कहां यूज होता है? इन द इलेक्शन टू राज्यसभा, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इन जगहों पे चलता है क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला मेथड जो हमने अभी देखा, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड। समझ में आई बात? हम्म। 100 वोट थे, 100 वोट थे। 100 वोट के लिए लड़ाई कर रहे हैं तीन पार्टियां, एबीसी। और सीटें मान लो कितनी है? सीटें हैं मान लो 20 सीटें ले लो, 20 सीट्स, 20 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है, 20 सीट्स के लिए इलेक्शन होगा, 100 वोट है। 100 वोट के लिए लड़ाई कौन कर रहा है? पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। अब पार्टी ए को मिले हैं 100 के मान लो आधे, जितने भी बचे हुए हैं, नोटा को हटा दो अगर, जो भी कर दो अदर, तो अब इसको मिले आधे, दैट मींस ए पार्टी को मिलेंगे कितने? 10 सीट्स, 10 सीट्स, 10 सीटें मिली इनको। बी पार्टी को, जो बी पार्टी है, इसको मिले हैं 60%, नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है उसका, तो इसको मिलेगा मान लो फिर कितना बना लोगे इसका? 20 का बना दो इसको, आ, इसको मिलेंगी 6 सीटें। ठीक है। और जो सी है, सी को सबसे कम मिला है, 40% वोट मिला है, तो सी को मिलेंगी कितनी? हमारी 4 सीटें। ठीक है, क्योंकि ए पार्टी को आधी मेजोरिटी तो मिल गई, 100 के मान लो 50 वोट मिल गए इनको, नोटा वोटा नहीं था इनके यहां पे, तो इनको मान लो 100 में से मिले, अगर 100 में से मिले अगर इनको 50 वोट, तो इनको सीटें भी 50 ही मिलेंगी। बी पार्टी को अगर 100 में से मिले हैं 60% वोट, तो उनको 60% सीटें मिली हैं। सी पार्टी को अगर 40% वोट मिले हैं तो 40% ही सीटें मिली हैं। करेक्ट है कहानी? अगर ये एफपीटीपी होता तो ए पार्टी को पूरा मिल जाता। अगर ये एफपीटीपी सिस्टम होता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता, तो ए पार्टी को पूरा मिल गया होता, क्योंकि उसमें बाकियों की सुनवाई नहीं है, उसमें बाकियों की सुनवाई नहीं है। जीता तो ए पार्टी है, तो बी और सी को सीट्स क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये एफपीटीपी सिस्टम होता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अगर ये वाला सिस्टम होता जिसमें नेता अकेला जो आगे जीत रहा है वो भाग गया, वो जीत गया, खत्म कहानी। ठीक है, ये है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 100 वोट में से आधे वोट अगर मिले हैं पार्टी ए को, तो आधी ही सीटें मिलेंगी। पार्टी बी को अगर 60% वोट मिले तो 60% सीटें मिलेंगी। उतना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जितना प्रोपोर्शन में आपने वोट पाया है उतने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बस ये गेम है। चलो सब आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इलेक्शन की हमारे इंडिया की प्रोसेस क्या है, जो आम चुनाव होते हैं उनकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बनती है वोटर लिस्ट, प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर कौन करता है इसको? प्रिपेयर कौन करता है इसको? देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। फिर होता है नॉमिनेशन, फिर होते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवार जो खड़े होते हैं। आपके पापा के, चाचा के, ताया के कोई ना कोई दोस्त लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, अरे साहब शर्मा जी मेरा इलेक्शन में वोट देना है आपको, और देख लीजिए। उसके बाद फिर होती है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग में क्या होती है? रैलीज। फिर पर्चे बांटे जाते हैं दुनिया में, पूरा दिखाया जाता है, माला वाला पहनाई जाती है, हर तरफ डाली जाती है कि हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, वो यहां होता है। फिर इसके बाद आती है वोटिंग, जब आप पूरी फैमिली के साथ एक चुनाव के पर्व में सेलिब्रेट करने खुद को अपने पार्टिसिपेट करते हो, वो क्या बोलते हैं उसको? हम वोटिंग, मतलब पोलिंग, पोलिंग भी कह लो उसको, कि आपने जाके पोल किया, आपने जाके डाला, वोट दिया अपना। फिर फाइनली होगी काउंटिंग, सारे इनको जितने भी वोटिंग वोटिंग हुई है उन सब मशीनों को ले आएंगे, मशीनों को जाके बटन दबाएंगे, टोटल करेंगे उसमें, और काउंटिंग में रिजल्ट
रिजल्ट, रिजल्ट इज चेक्ड या इज प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड। देन फाइनली क्या होगा, लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, आर डिक्लेयर्ड। ये होती है सरकारी इलेक्शन की प्रोसेस, जिसमें जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बेटा मेरे बच्चा, अनुष्का, सूरज, जितने भी तुम लोग, आदित्य, जब भी तुम सिलेक्शन पाओगे ना, तुम इंतजार करोगे कि भैया वोटिंग का समय कब आने वाला है मेरे स्टेट में या मेरे जो भी, क्योंकि उस समय कोई कहीं भी हो, छुट्टी कैंसिल। तुम्हारे अंडर जितने भी अधिकारी छोटे मोटे होंगे, पीसीएस वाले, तुम्हारे अंदर जितने भी छोटे और क्लर्क बाबू सारे होंगे जो एसएससी क्वालिफाई करके बेचारे आए होंगे, उन सब की छुट्टियां कैंसिल। सबको उस दिन काम करना है। इलेक्शन जब होते हैं सबकी ड्यूटी लगती है, सरकारी टीचर हो, बैंक का स्टाफ हो, कोई और कॉलेज के कोई ये हो, सब लोग, आप सबकी ड्यूटियां फंसेंगी। और आपको, क्योंकि आप तो यूपीएससी द्वारा क्वालिफाइड हो, तो आप तो भाई ग्रुप ए सर्विस हो, सेंट्रल सर्विस हो आप तो आपको इलेक्शन कमीशन आपको तुरंत आपको नोटिस देगा कि भाई आपके शहर में वोटिंग का हमने वो जारी कर दिया है, अब शेड्यूल ध्यान रखना, ये जितनी ईवीएम मशीनें होंगी ये आपकी निगरानी में रहेंगी, ये जितने सारे जो पोलिंग पर्चे नाम में आप रिटर्निंग ऑफिसर बनोगे अपने एरिया के, आपको कोई और काम मिलेगा, आप हो सकता है चीफ वो बन जाओ, आरओ बन जाओ, आप इंस्पेक्शन ऑफिसर बन जाओ, आपको तुरंत बुलाया जाएगा कि कहां थे, एब्सेंट क्यों थे, 2 दिन आपको 2 घंटे तक आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था। हालत खराब हो जाएगी आपकी। और आपके नीचे जितने होंगे आप सबको टाइट रखोगे कि तुम छुट्टी मत ले देना बेटा जब तक इलेक्शन ना हो जाए, चाहे जो हो जाए। भाई उस समय सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सब पुलिस डिप्लॉय होती है इंडिया की, हमारी सेंट्रल हमारी पुलिस फोर्स है, वो सब डिप्लॉयड रहेंगी कि कहीं कहीं आपदा नहीं आ जाए, कोई कहीं कोई कुछ बवाल ना हो जाए। तो ये होगा, ये आप देखोगे, ये बड़ा पर्व होता है भाई चुनाव का। और सोचो ये सब फ्री हो रहा है देश की जनता के लिए, 150 करोड़ जनता ये फ्री में, और सब छुट्टी मानते हो, अरे छुट्टी, इलेक्शन कौन जा रहा है इलेक्शन, अच्छा कुछ नहीं। फिर ये होता है, और बाद में सब लोग 5 साल बोलते हैं अरे यार क्या सरकार है, अरे भैया कोई हमारी सुन नहीं रहा है। तो जब जिस दिन सुननी थी उस दिन आए क्यों नहीं थे वोट देने। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी लगती है, हाँ यस, जिस जिसकी लगी होगी, अगर पेरेंट्स की उसको पता होगा। चलो साहब आगे अब देखते हैं इलेक्शन करा कौन रहा है। चलो अब जो इलेक्शन करा रहा है वो कुल मिला के 3 शख्स है टोटल, और उन 3 शख्सों को हम बोलते हैं, कहां गए 3 शख्स, ये रहे। तो इन तीनों को हम बोलते हैं हमारे देश का हमारे देश का भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको यार लाल ही लाल क्यों चल रहा है जब से, पिंक कहां है, आओ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बॉडी, हाँ क्या फायदा सर जी, अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं नाउ। अब चलो, तो अब हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है भैया, ये तो 3 ही लोग दिख रहे हैं हमें, तो यहां तो 3 ही लोग हैं, कैसे होगा ये करा लेंगे क्या घूम घूम के देश में, नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। ये कौन है, ये कौन है मेन इधर जो बीच में बैठे हैं, ये है सीईसी। ये बाकी दोनों कौन है, 2 ईसीज है, ये 2 ईसीज है ये। तो सीईसी प्लस 2 ईसीज, ये मिला के क्या बना, हमारे देश का ईसीआई बना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ अब ये 3 लोग क्या करा लेंगे इलेक्शन, ये 3 लोग सारी वोट लिस्ट तैयार कर लेंगे, ये 3 लोग देख लेंगे भाई पटना में ये लड़की रहती है, इसके घर में पापा मम्मी इसके कौन कौन है, नहीं देख पाएंगे, इन पे तो ना हो पाएगा। तो इनको मेन दी है भाई हमारे संविधान ने कि भाई आपके ऊपर निर्भर करता है देश का फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, तुम लोग क्या करें, कौन है ये, अनिकेत कह रहा है वोट, अच्छा। तो अब इन तीनों काम क्या है, इन तीनों का काम ये है इलेक्शंस प्रॉपरली कंडक्ट करना, फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर, फेयर का क्या कहें, लेकिन चलो, एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इनका मेन काम है। इनका मेन काम होता है एक और, कि जब चुनाव की डेट बताते हैं उस दिन से एमसीसी लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। हाँ सर तो ये क्यों, यूपीएससी नॉट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स है, यूपीएससी भाई एकदम पीछे रहती है, यूपीएससी इन सब चीजों से वो नहीं आती है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर ये बताते हैं इलेक्शन का शेड्यूल, अनाउंसमेंट, ये भी काम करवाते हैं, अनाउंसमेंट।
है ना, ओनली फ्री सर, अच्छा अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, ईसीआई मतलब ये तीन लोग जहां बैठ के काम करते हैं, दिल्ली में इनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर यहां पर है, तो ईसीआई हैज स्टाफ एंड ऑफिस ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ठीक है, अभी बताऊंगा, एमसीसी बताऊंगा मैं, रुक जा बेटा प्रियांशु, बताऊंगा, अभी आएगा उसका, अभी आएगा काम उसका। नाउ ईसीआई का अपना पूरा ऑफिस होता है, आप तो तीनों यहां बैठोगे, जो आप लोग हो, मान लो चारमी है, शुभम है और गौरी है, ठीक है, तो अब चारमी ये बैठी है, ये चारमी हो गई, ये शुभम हो गया, ये गौरी हो गई, मान के चलते हैं, ये इनका नाम तो कुछ और है। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि चारमी, शुभम और गौरी, आपकी तो रोज की मीटिंग होगी, तो आप लोग तो रोज तय करोगे कि यार आज इलेक्शन का करवा दें, बताओ, तो आप देखोगे हाँ भाई किसका कार्यकाल पूरा हो गया, कौन से स्टेट की विधानसभा का 5 साल हो गए, हाँ इनके हो गए, चलो इनके इलेक्शन करवाने, वहां तैयारी शुरू कराओ। फिर आप लोग अपने स्टाफ को बोलोगे, जो आपका स्टाफ इसी ऑफिस में बैठ के काम करता है दिल्ली में, यहीं पे ये सारे सेक्रेटेरिएट है आपका, आपके आपके नीचे छोटे छोटे अधिकारी होंगे, एसएससी क्वालिफाइड लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, तो आप लोग बैठोगे नहीं, तो आप लोग इनको जाके बोलोगे हाँ भाई उस वाले फलाने स्टेट का वो सब निकाल के लाओ, कौन कौन कहां कहां पे ऑफिसर वहां पे तैनात है, ठीक है। फिर ईसीआई क्या करेगा, उस स्टेट के गवर्नर को, उस स्टेट के सीएम को, उस स्टेट के सेक्रेटेरिएट को बताएगा कि भाई आपके स्टेट में इलेक्शन होने हैं, आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है विधानसभा का, सब लोग रेडी रहो चाचा, सबके इलेक्शन होंगे, अभी रुक जाओ उस वाले स्टेट में। तो उस स्टेट में जब इलेक्शन होंगे तब ईसीआई क्या करेगी, ईसीआई उस स्टेट के अधिकारियों को, अफसरों को बोलेगी तैनाती पाल जाना बेटा, तैनाती ले लेना, और छुट्टी जितनी पुरानी हो कैंसिल कर देना, अगर पहले से अप्रूव भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता हमें, इलेक्शन होगा इलेक्शन टाइम पे होगा, ठीक है, ओके। तो तुम सब लोग अपना यहां बैठ के गाइडलाइन दोगे, बीच में हो सकता है तुम्हें जाना पड़े उस स्टेट में, तुम जाओगे वहां पे पूरे लोगों से मिलोगे, हर जगह पे तुम जाके इंस्पेक्शन करोगे, ऑडिट करोगे कि भाई यहाँ पे ईवीएम कौन से भाई कहाँ रखोगे, जिला में कलेक्ट्रेट में रखोगे कि बैंक के वॉल्ट में रखोगे, कहाँ रखनी बताओ। फिर तुम तैयारी देखोगे, तुम ही लोग फोन कराओगे हमारी होम मिनिस्ट्री को कि भाई आपका वो चाहिए, सीएपीएफ के कमांडो चाहिए हमको, तीन तीन टुकड़ियां चाहिए हमें, और भेज देना सुबह सुबह, वो आ जाएंगे साहब, वो भी तैनात हो जाएंगे। आप ही फोन करोगे सारे कॉलेजेस के या इनके स्कूलों के सब प्रिंसिपलों को कि भाई आपके शहर में आपको, आपका जो कॉलेज है उसको बना रहे हैं हम, ये अपना जो हमारा पोलिंग सेंटर, मतदान केंद्र, आपके यहाँ होगी वोटिंग, आपका कॉलेज उस दिन आप जो भी हो, संडे वनडे दिन जैसा भी हो, रेडी रखना सामान, आपके सारे ऑफिस, आपके जो सारे फैकल्टी, आपके सारे टीचर्स कर देना तैनात, उनकी हम ट्रेनिंग हम कराएंगे। तो आप ही ट्रेनिंग का फ्लो बनाओगे, आप ही ये बनाओगे कि कैसे कैसे इनकी ट्रेनिंग करानी है, तुम्हारे काम आ गए, ये तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम ग्रुप ए सर्विस के ऑफिसर बनने वाले हो, तुम यहां तक पहुंचोगे, तुम्हें यहां पे 5-6 साल बैठना पड़ेगा, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। और 90 करोड़ जनसंख्या को, वोटिंग एलिजिबल जनसंख्या को वोट करवा पाना अचीवमेंट से कम नहीं है। हाँ वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं कहीं पता नहीं वीडियो वायरल हो जाते हैं कि ये टूट गया, वो फूट गया, वो जगह कुट गई, जो हो गया वो सब कोई बात नहीं है, ऐसे कॉर्नर केसेस होते रहते हैं, एक्सेप्शन होते रहते हैं, पर लेकिन बड़ी चीज आप करवा रहे हो, बड़ी चीज आप करवा रहे हो, ठीक है। ये काम छोटा नहीं है, हल्का काम नहीं है। नाउ अब हमने बात करी थी अभी कि इलेक्शन कमीशन काम तो कर रहा है अपना जैसा तैसे, ये इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट ना हो, अगर अगर इफ नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्या होगा, इफ नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान में इनके इनके लिए लिखा ना हो चीजें, इनके बारे में अगर ना लिखो, संविधान में अगर नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, पता क्या होगा, इसका नाम जानते हो कोई, कौन है ये कौन है, ये आदमी, ये आदमी कौन है, हाँ भाई, यस, व्लादिमीर पुतिन। अब व्लादिमीर नरेंद्र मोदी कह रहा है, अबे यार रशियन प्रेसिडेंट का नाम पूछ रहा है मैंने, हाँ। अब जो व्लादिमीर पुतिन है, रशिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, वहां प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, हर बार होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, हर बार ही हैज बीन विनिंग,
क्या कह रहा है व्लाडी डैडी, अच्छा भैया ठीक है, पीसफुल, बहुत बढ़िया। नाउ रशिया में इलेक्शन होते हैं, प्यारे इलेक्शन होते हैं, आराम से इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहां पे वही जीत रहे हैं, जीत ही रहे हैं वो, और कभी वो हार ही नहीं रहे। तो ये होगा, तो ये होगा अगर चीता ही कह दे, अच्छा चीता इनका नाम, चलो चीता है इनका नाम, जो भी है, चीता है, शेर है, भालू है, सब है ये, शेख हसीना कह रहे हैं, देख तो सही, देख। हाँ, तो जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो हर बार जीत रहे हैं चुनाव, लेकिन वहां पे चुनाव हो रहे हैं टाइम पे, वहां टाइम पे हो रहे हैं, ईमानदारी से हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जीत यही रहे हैं। जनता पसंद कर रही होगी, इन्हें क्या पता इतना ज्यादा होगा भैया, ऐसा होगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूर्व में सीधे अब तो हट गए, अगर ये इलेक्शन कमीशन फ्री नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब क्या होगा, तब एक मिसयूज हो जाएगा सरकारी पावर का। जो सरकार में है वो कभी अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहेगा, तो वो इलेक्शन कमीशन को बोलेगा कि अरे एक काम करो, जितने वोट है ना इधर, वो यहां पहले मुझे दिखाओ, ये वाला वोट काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, मुझे जिताओ, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तभी इसी वजह से चाहे कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी हो, टीएमसी पार्टी हो, सीपीआई पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, इतनी सारी पार्टियां लड़ पाती हैं चुनाव, आप पार्टी हो, ये सारी पार्टियां लड़वा अपने को चुनाव में आती हैं, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, हारती जीतती जो भी करती हैं, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड है इनके पास। बीजेपी पार्टी के पास अगर देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर फ्री ना हो, थ्योरेटिकली अगर ईसीआई एक फ्री बॉडी ना हो, इंडिपेंडेंट बॉडी ना हो, तब क्या होगा, बीजेपी बीजेपी हर जगह जीतेगी, हिमाचल, पंजाब, यहां वहां, ऊपर नीचे, हर शहर, हर जिला, हर म्युनिसिपैलिटी, हर जगह पे क्या होगा, बीजेपी पार्टी जीत जाएगी। पर भैया हम तो कह रहे हैं, देखो साहब, कांग्रेस को, आप पार्टी को, टीएमसी को, इनको सारी इन सब पार्टियों में क्या हो रहा है, इन सब पार्टियों पे पावर है कि वो अपना अपना प्रतिनिधि खड़ा करके, उम्मीदवार खड़ा करके जीते आ रहे जो भी करे, ठीक है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्योंकि इंडिपेंडेंट है, फ्री है, इस वजह से ये डेमोक्रेसी को लेजिट बनाए रखता है, इस वजह से डेमोक्रेसी को लेजिट बनाए रखता है, लेजिटिमेट है भाई। इलेक्शन कमीशन हमारा फ्री है, वो इंडिपेंडेंट फोन करता है, हाँ भाई इलेक्शन करवा रहे हैं हम, सरकार रेडी रहना, हम वोट, टीएन शेषन सर का डायलॉग याद करो, टीएन शेषन सर के जो एक हमारे ईसीआई थे उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो 1990s के, वो फोन करते थे सरकार को कि मैं इलेक्शन की डेट देने वाला हूं, बी रेडी, आई डोंट केयर, इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, इलेक्शन होंगे और मैं करवाऊंगा इलेक्शन, आपको ही फोर्स भेजनी पड़ेगी, मैं काउंटिंग करवाऊंगा, ऐसे होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, लेजिटिमेसी डेमोक्रेसी की बरकरार रही, लोगों का भरोसा भरा है, बना हुआ, थोड़ा बहुत तो बना ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमारे मोदी भी तो जीत रहे हैं, हाँ तो लोग जिता रहे हैं, ये भी तो बात है। नाउ आगे चलो, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यहां पे आ जाओ, जो अभी आप ऊपर, जो अभी आप पीछे पीछ रहे थे कि भाई ये क्या है, एमसीसी क्या होती है। एमसीसी माने हिंदी में कहूं तो मैं कहां लिखूं इसे, कहीं लिखने की जगह नहीं है, चलो ठीक है, आदर्श मॉडल आचार, मैं पहली बार लिख रहा हूं हिंदी, संहिता, ऐसे ये हुई। एमसीसी माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोई कानून नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है जो कि टूट नहीं सकता, एकदम अटल अमर सत्य है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ एमसीसी क्या होती है, एमसीसी एक गाइडलाइन होती है, एक मॉरल लेसन, मॉरल तुम्हारी मॉरल जो तुम पढ़ते, मॉरल साइंस पढ़ते थे ना जो हमारे स्कूल में, वैसी वाली है ये। सर यू डोंट नो माय नेम ध्रुव मिश्रा, कैसी बात कर दी तुमने, यामिनी कह रही मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। नाउ ये एमसीसी कब लागू होती है, जब इलेक्शन होते हैं उस समय पे, और ऐसे केस में एमसीसी कहती है कि जितने भी जो भी ऑफिशियल हैं, जो भी सरकारी जो मंत्री हैं, खास करके मिनिस्टर्स who are already रूलिंग, क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्टर है ये तो। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, कोई मिनिस्टर एग्जाम्पल लेते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, वो क्या है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है।
नाउ जब एमसीसी लागू हो जाएगी तब उस समय पे वो अपनी सरकार में अपने मिनिस्टर होने का फायदा नहीं उठा सकते। वो समय पे चुनाव प्रचार में ये नहीं कह सकते कि अगली बार तो यहां पे सबसे बड़ा आईआईटी खुलवा दूंगा मैं, अगली बस तुम मुझे जिता दो, देखना मैं ही मिनिस्टर हूं, मैं अभी अप्रूव करता रहा हूं, तुम बस मुझे ओके, तुम बस मुझे वोट देने का वादा कर दो, मैं अभी यहां से लिख दे रहा हूं कि यहां पे आईआईटी बनेगा ढोलकपुर। वो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एमसीसी लागू है। ऐसे केस में तो बाकी पार्टी हारती रहेंगी हमेशा। भाई ऐसे केस में तो वो कभी नहीं कह पाएंगी दूसरी पार्टियां कि भाई हम तो फिर लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सरकार में ऑलरेडी है उस पर पावर है, उस पर ऑलरेडी वो मिनिस्टर, उस पर ऑलरेडी पूरा मंत्रालय है, उस पर ऑलरेडी सारे काम है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है। तो अब जो भी मंत्री होगा, जो भी मिनिस्टर होगा टेक्सटाइल मंत्री, तो अब वो उस समय इलेक्शन के समय पे वो ये वादा नहीं करेगा कि तुम मुझे जिता दो और मैं यहां पे कपड़े की सारी फैक्ट्री लगवा दूंगा। नहीं, नहीं हो सकता, उस समय नहीं होगा। क्यों? उस समय एमसीसी लागू है। आप अगर ऐसी बात बोल रहे हो तो आपने एमसीसी का उल्लंघन किया है और आपने बाकी पार्टियों से डिसएडवांटेज कर दिया उन सबको। ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब तीसरी चीज, इट प्रमोट्स फेयरनेस, कि भाई कोई भी जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उम्मीदवार चुनाव में, वो दूसरे के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं देगा, वो कोई डेफेमेशन वाली बात नहीं करे। तुम अपनी बातें करो कि भाई मैं अगले, अब मैं जीत गया तो मुझे तुम ये, मैं ये करा दूंगा, मैं वो ले आऊंगा, वो दिला दूंगा, वो ये कर दूंगा, ये बोल लो आप। पर ये नहीं बोलोगे आप कि भाई वो जो खिलाफ पार्टी है उसका जो उम्मीदवार है वो जो है वो काला है, ऐसे नहीं बोलोगे आप। नहीं, ये बोलना गलत है, ये नहीं बोलना है। आप कोई भी हेट स्पीच, कोई कास्टिस्ट, कोई रेसिस्ट, कोई सेक्सिस्ट, ऐसी बात नहीं कर सकते। जब भी एमसीसी लागू हो, इलेक्शन से जस्ट पहले लगती है ये, जब भी इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, तब उस समय पे ईसीआई ये कहती है कि भाई जब आज हमने अनाउंसमेंट कर दिया इलेक्शन की डेट्स का, अब से एमसीसी लागू है और कोई भी पार्टी जो है अगर वो सरकारी, वो ऑलरेडी सरकार में है, तो वो अपना कोई फायदा नहीं उठाएगी अपनी ऑफिशियल मशीनरी का। भाई उनपे तो सरकारी पे, उनपे तो गाड़ियां हैं, काफिले हैं, उनपे तो सारे, उनपे आडंबर चीजें हैं, अफसर हैं उनके पास सेक्रेटरी है उनके पास, नहीं, फायदा नहीं उठाओगे उसका। तीसरी चीज, और पार्टियों के खिलाफ आप बदतमीजी से बात नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। हाँ, ये उसके बाद आपने पूछा सही कि वायलेशन तो सर बहुत होता है, एमसीसी के वायलेशन बहुत होते हैं। कंप्लेंट जाती है ईसीआई के पास, कंप्लेंट जाती है, ईसीआई फिर कुछ करती होगी, फाइन लगाती होगी, पार्टी को 2 दिन के लिए कैंपेनिंग बंद करने का आदेश देती होगी, ये सब होता है, फिर अपना आगे होता रहता है। हाँ, बट सर आफ्टर इलेक्शन तो फिर तो कौन, जनता। आफ्टर इलेक्शन जनता का फर्क पड़, जनता के बारे में कोई जानता है क्या? नेता कोई नहीं जानता। तो ये होता है फिर। ठीक है जी, अब ये बातें हो गई, हमने कहा बड़ा अच्छा, ये तो साहब इलेक्शन अच्छा है, लेकिन तो हमारे तो कोई देश में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। है दिक्कत क्या है? क्योंकि दिक्कत ये है कि हमारे देश में इलेक्शंस में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, काफी भयंकर चीजें इन्वॉल्व हो गई। अब इतना बढ़िया हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर हमने पढ़ लिया कि साहब पहले नॉमिनेशन से पहले वोटिंग लिस्ट जारी होती है, कैंपेनिंग होगी, वोटिंग होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा काउंटिंग के बाद। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। है दिक्कत, ये रही दिक्कत है, ये देखो ये रही दिक्कत है, ये बैठी दिक्कत। सबसे पहले तो अपना सपना मनी, सबका सपना मनी, दैट्स ऑल इट इज अबाउट। यही होता है, जिसके पास पैसा रुपया है वो तो लगा देगा पैसा रुपया। भाई जो नेता के पास 20 करोड़ रुपए हैं वो लगाएगा पैसा, वो बहा देगा हर जगह पैसा। वो कह देगा कि अरे मैं सबको बांट दूंगा, रात में रजाई कंबल, आधा किलो मिठाई बांट दूंगा, मैं जो है सबको जो है 300-300 रुपए दे रहा हूं, बांट रहा हूं। ऐसे ही लोग वोट दे देंगे उसे, जीत गया वो, काम खत्म। भाई जिसपे ये है उस पे तो सब कुछ है। आज की तारीख में एक ही कास्ट है, मनी। आज की तारीख में कोई दूसरी कास्ट ही नहीं होती है एक्चुअली में, तो भाई सोच के देखो तो। ठीक है, कैंपेन फाइनेंसिंग, वो पता है उसे कि उसे रैली करनी है, 2 लाख लोग बुलाने हैं, 2 लाख लोग देख के लोग बाकी सोचेंगे अरे बाप रे बाप बड़ा नेता है यार, ये तो बहुत बढ़िया नेता है, ये कहां थे अभी तक। तो ये होता है, फिर इससे वोटर जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, काम खत्म, ओवर। दूसरा होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये देखो मुच्छड़ अंकल, ये मुच्छड़ अंकल, ये जो बड़े वाले नेताजी हैं, मोटू वाले, इनके आगे पीछे देखो कौन है, 2 गनर लगे हैं, बंदूक लेके, बंदूकधारी खड़े हुए हैं इनके पीछे। ये मुच्छड़ अंकल, ये बैठे हैं, इनको ये देखो हाथ मोड़ खड़े के, ओए हमारे नेताजी को वोट देना है, और नहीं दिए तो बेटा जान लो, रहना तो यही है तुम्हें। तो ऐसी बात करते हैं ये। जब ये ऐसी बात करते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये क्रिमिनल्स की एंट्री हो रही है इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। दैट मीन्स कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल अभी वाले यूपी का विधायक जो जेल से पैरोल बाहर आए थे, बेल पे,
हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वापस अंदर चलो, ठीक है। वो विधायक, चुना हुआ विधायक, लोगों द्वारा चुना हुआ विधायक, जिसके ऊपर केस लगा, वो केस, यस ध्रुव दुबे, वेरी गुड, यस ध्रुव वेरी गुड, नाम बता दिया उसने पहले ही। केस लगा, बच्ची के फादर, बच्ची की एक रिलेटिव, उनकी मदर, सब लोग, मदर, पूरा तंग कर दिया उस परिवार को। केस चला, केस में प्रूव हो, कोर्ट में पूरा ये भी प्रूव हो गया पूरा केस, एविडेंस मिल गया, सबूत मिल गए, जेल में है। कैसे जेल में पहुंचा? कोर्ट ने प्रूव कर दिया, ये दैट मींस कन्विक्शन हो गया, दोष साबित हो गया, दोष सिद्ध हो गया कि दोषी है ये आदमी, आरोपी नहीं है, दोषी है। तो ऐसे लोगों की एंट्री हो गई है इन द हमारी पॉलिटिक्स। काम खत्म। जब ऐसा हो रहा है तो फिर तो क्या जनता और क्या राजा और क्या प्रजा। फिर इसके बाद तीसरी चीज, एक और परेशानी ये भी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अरे साहब हमारी जाति का है, अरे साहब हमारे हिंदू है, हमारा मुस्लिम है, अरे साहब हमारे क्षेत्र का है, ब्रज भाषा जानता है, ये बुंदेलखंडी जानता है, ये पूर्वांचली है, ये पश्चिमांचली है, जो भी है, ये इसके रीजन के ऊपर, रीजन, रिलीजन, कास्ट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक नेता बोलेगा कि अरे मैं हूं तुम्हारा रखवाला, मुझे वोट दो, मैं बचाऊंगा अपने हमारे धर्म को, मैं बचाऊंगा हमारी जात को, मैं बचाऊंगा हमारे पूरे क्षेत्र को, ठीक है। ये होगा। देखो पता है, ये एक कार्टून आया था टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़ा अच्छा कार्टून था ये। तो इसमें एक नेता की इसमें एक नेता का हाथ दिख रहा है, और वो एक छोटा सा देखो, छोटा सा आदमी, गरीब सा आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे। वो नेता कह रहा है यू आर माई डोंकी टू सक्सेस, और उसमें डॉन वर्ड जो है छोटा सा लिखा हुआ है। तो पीछे डॉगी भाई है ना, डॉगी भाई कह रहे हैं अरे ये पढ़ लो क्या लिखा है, वो तुम्हें क्या समझ रहा है, तुम्हें दिख रहा है यू आर माई की टू सक्सेस, नहीं, यू आर माई डोंकी टू सक्सेस। एक्चुअली में ये है, जनता नेताजी के पीछे 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 घूमती है, अरे नेताजी हमारे बच्चे का एडमिशन करवा देंगे तो हम नेताजी के गुलाम हो जाएंगे। ये होता है, नेताजी हमारे बच्चे को अगर नौकरी लगवा दिए तो फिर तो नेताजी हमारे भगवान है। आगे कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने कि नेताजी बाद में क्या करेंगे, ये जो भी है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर तीसरा, हिंदू मुस्लिम रिलीजन तो हमारे यहाँ है ही है देश में, तो ये भी होता है कि नहीं साहब जैसा भी है हमारा धर्म का आदमी है, बढ़िया है। अब इसका सोल्यूशन कहाँ है भाई? इन सब चीजों का सोल्यूशन कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ है बिल्कुल है। कैसे? ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले तो अगर ये हो जाए ट्रांसपेरेंसी तो सही है। दूसरी चीज, अगर लोग जागरूक हो जाए तो फिर सब कुछ सही है। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी का यूज, क्योंकि पहले क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ देयर वाज या वर केसेस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। जहां मतदान होता है, जहां वोटिंग होती है, वहां गुंडे घुस गए, उस पूरी जगह में जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वोटिंग वाली पर्ची वाले जो वोट होते थे उनमें जाके स्याही उड़ेल दी, वो वोटिंग वाला डब्बा उठा के लेके भाग गए। ऐसा होता था पहले। तो अब क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है। जैसे कैसे? जैसे ये सिस्टम, ये दिख रहा है आपको, जब अगला इलेक्शन होगा तो आप जाओगे इस मशीन को देखना, हो सकता है आप में से अभी तक लोगों ने इसको नहीं देखा होगा। ये होती है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें जो ये वाला जगह है इसको बोले वीवीपैट, ये होती है वीवीपैट, ठीक है। पहले पर्ची पे ठप्पा लगा के पर्ची को मोड़ के हम उसमें अंदर डब्बे में डालते थे, वोटिंग ऐसे होती थी। अब क्या होती है, अब ईवीएम होती है। ये तुम्हारे सामने ये सारे बटन है, ब्लू ब्लू बटन, इनमें से कोई बटन दबा दिया जो तुम्हारा फेवरेट है, उसको दबा के आगे बढ़ गए, काम खत्म। जैसे ही बटन दबाओगे तुम कोई सा भी, उसके आगे जो भी नाम और उसका वो पार्टी का सिंबल बना हुआ है वो यहां चमकेगा, इस जगह पे, इस काले वाले एरिया में, और तुम्हें दिखेगा वो 6-7 सेकंड के लिए, भाई मैंने फलानी पार्टी का बटन दबाया था तो मुझे वही पार्टी दिखे है जो मैंने अभी वोट दबाया है, और ये पर्ची गिर जाएगी इस डब्बे में, ये डब्बे में, नीचे डब्बे में। ये होता है। तो अब इसे कहते हैं ईवीएम मशीन के साथ क्या जोड़ दी गई है, वीवीपैट। अब वीवीपैट क्या होती है सर? वीवीपैट मतलब, यस परमीत वेरी गुड, वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
ठीक है, वीवीपैट इसको बोलते हैं। ये जो मशीन लगी है ना, ये बाद में लगी है। पहले ईवीएम इतनी होती थी, ये 2 डब्बे होते थे, इसमें से एक नंबर वाला होता था, एक सर्वर उसका पूरा जिसमें चिप वगैरह लगी है वो होता था। काउंटिंग इससे हो जाती है टोटल। नाउ अब लगवा दिया गया है वीवीपैट साथ में, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ही तुमने कोई बटन दबाया तो वही पर्ची उसी उसी नाम की, उसी फोटो की, उसी चीज की तुम्हें यहां इस विंडो पे दिखेगी। इस जगह पे ये शीशा बना हुआ है, ये शीशा है यहां पे, छोटा शीशा होता है इतना बड़ा, 6 इंच का होता है, 4 इंच का होता है, जितना भी होता है ये, ठीक है। इस शीशे में वो चमकेगी कि साहब देखो तुमने ये बटन दबाया था, ये दिख रहा है तुम्हें कि नहीं दिख रहा है। और ये जलती है 7 सेकंड्स के लिए, 7 सेकंड के लिए तुम्हें दिखती है पर्ची यहां पे, और फिर ये पर्ची इसी डब्बे में अंदर गिर जाती है, ठीक है। अब बाद में इलेक्शन के पूरी प्रोसेस के बाद इनका मिलान होता है कि भाई जो जो बटन दबे क्या वही पर्चियां हैं कि नहीं वहां, वो रैंडमली मिलान होता है, रैंडमली मैच करते हैं। कोई 4-5 मशीनें उठा के एक जगह से देख लिया साहब, एक इस एरिया से, एक उस एरिया से, एक इस एरिया से, एक इस एरिया से, और बोल ये दिया कि भाई जो जो बटन दबे क्या उतनी ही पर्चियां इसमें हैं कि नहीं अंदर डब्बे में, बस। तो ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, ये टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। कैसे यूज किया हमने, हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को यूज किया, जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अनहैकेबल है, हैक ही ना हो सके, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। मैजेस्टी की कसम, राइट टू रिकॉल अप्लाई होना चाहिए, एब्सोल्युटली सर हार्दिक यादव, वेरी गुड। हाँ, लेकिन हमारा देश अभी उतने, हमारे जो हमारे नेता लोग हैं वो उतने ज्यादा विकसित है नहीं कि उनमें इतनी समझ हो। नाउ पढ़ाऊंगा मैं राइट टू रिकॉल क्या कह रहा है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी अभी सब आएगा, एडवांस में सब आ जाएगा। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि ये समझ में आया, ये था एक रिफॉर्म का हमारा मेजर जो हमने लिया। और चीज क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी। भाई किस पार्टी ने कितना पैसा फूंका है इलेक्शन में, हमें बताओ। इस पार्टी ने इस वाले प्रत्याशी को क्यों उतारा है चुनाव में, ये बताओ हमें। इस वाले प्रत्याशी के पास इतने करोड़ों की संपत्ति कैसे आई, ये बताओ हमें। फिर अवेयरनेस, लोग जागरूक हो गए, बेस्ट काम, बेस्ट कि भाई मेरा नेता जो मेरे एरिया में खड़ा हुआ है ये अच्छा आदमी है कि नहीं है, इसके पीछे क्रिमिनल केस लगे कि नहीं लगे इसके ऊपर, ये बताया मैं, भाई ये बताया जाए हमें। तो ये सारी चीजें जान जाएंगे तब हमारा जो है देश अच्छे इलेक्शन करवा लेगा, सब करवा लेगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे क्या, कि जब ये लोग चुन के आ तो गए हैं, नाउ दैट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, आगे क्या, हाउ डू दे गवर्न, हाउ डू दे गवर्न, ये होगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कहानी ओके। क्या पढ़ा हमने आज, क्या पढ़ा हमने आज, हमने आज पढ़ा इलेक्शंस, इलेक्शन की इंपॉर्टेंस, इलेक्शंस की प्रोसेस, इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन में चैलेंजेस क्या हैं, और इलेक्शंस को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, ठीक है कहानी। हाँ ठीक है कहानी, राजा बेटा, ओए चलो, ओके गाइस। आज हम कैट्स क्यों नहीं दिख रहे, बेटा कैट सो रहे हैं यार, उठाना पड़ेगा मुझे। अभी शुरू में तो उठाया था मैंने, बिल्कुल शुरुआत में क्लास में, 2 मिनट के अंदर ही पहले, ठीक है जी। चलो ओके गाइस, टाटा सी यू, कल लाऊंगा मैं उसको, उसको ले आऊंगा, बिल्ले को ले आऊंगा। चलो, या देख लेते अभी कोई आ रहा हो तो कोई आ जाए, कोई अगर जाग रहा हो तो घूमता हुआ आ जाए तो, नहीं भाई सब सो रहे हैं वैसे तो, ठीक है चलो। ओके गाइस, टाटा सी यू, कल मिलते हैं टुमारो, और स्टे सेफ स्टे शार्प, ऑल द बेस्ट।